तो स्कीमा का बनाए थे, एक बनाया था मैंने आपका 9 to 11 के नाम से, और एक बनाया था 9 to 10 के नाम से। अब आप किस स्कीमा पे काम करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसको यूज कमांड से सेलेक्ट करना होगा। तो यूज स्कीमा का नाम यानी डेटाबेस का नाम, जिस डेटाबेस के अंदर जाके आप अपनी टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल पर फिर आगे फर्दर ऑपरेशन करेंगे। तो जो 9 to 11 वाला स्कीमा था, इसको हम यूज करते हैं। अब आपका जो डेटाबेस है वो चेंज हो गया, नहीं स्कीमा आपका चेंज हो गया। तो जो डिफॉल्ट स्कीमा चल रहा था उससे अब आप कहाँ आ गए, अपने वाले स्कीमा के अंदर आ गए होंगे। तो अब आप यहाँ पर जो भी क्वेरीज लिखेंगे, वो सारी क्वेरीज किस स्कीमा के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, इस वाले स्कीमा के अंदर के लिए हो रही होंगी। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सबसे पहला काम होगा टेबल को क्रिएट करना। तो कोई भी टेबल जो हम बनाना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर लिखनी होगी। तो पहले जो भी टेबल हम बनाना चाहते हैं, उस टेबल का एक स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, तभी हम सही से बना पाएंगे। तो सपोज करिए हम टेबल जो बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका नाम आप कोई रख लीजिए। तो लेट अस सपोज टेबल का नाम मैंने एम्प्लॉय रख लिया। मैं एम्प्लॉय के लिए टेबल बनाना चाहता हूँ। तो उसके बाद अब इसमें कॉलम डिसाइड करते हैं। मान लीजिए इसके अंदर मैं 3 कॉलम अपने बनाऊंगा। अब पहले वाले कॉलम का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो मैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को इस टेबल में मैनेज करना चाहता हूँ। तो उनकी एम्प्लॉय आईडी स्टोर करूँगा, उनका नेम और उनकी सैलरी। तो 3 हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर स्टोर करूँगा। एक एम्प्लॉय की आईडी, लाइक ईएमपी आईडी। दूसरी ईएमपी नेम, एम्प्लॉय का नेम। और तीसरा है एम्प्लॉय की सैलरी। तो ये 3 फील्ड्स मैंने बनाए यहाँ पर। अभी सिर्फ हम एक लेआउट बना रहे हैं, एक्चुअल टेबल में कुछ नहीं हुआ है अभी, है ना। अभी हम समझ रहे हैं कि हम क्या बनाना चाहते हैं। अब उसके बाद क्या करना है हमें, हमें ये बताना पड़ेगा कि जो भी ये फील्ड्स हम बना रहे हैं, जो भी कॉलम्स हम बना रहे हैं, उसमें जो वैल्यूज आएंगी उनका डेटा टाइप क्या होगा। जैसे अगर मैं एम्प्लॉय नेम कॉलम की बात करूं, तो इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सब स्ट्रिंग टाइप की होंगी। हर वैल्यू इसमें स्ट्रिंग टाइप की हमारी आएगी। ठीक है। तो जब कभी हम लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो पाइथन में प्रोग्रामिंग करते समय हमें ये नहीं बताना होता है कि हमारा कोई सा वेरिएबल किस डेटा टाइप का होगा। हम उसमें जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो वैल्यू उसमें आ जाती है। बट अगर हम डेटाबेस की बात करें, तो डेटाबेस में ऐसा नहीं है। डेटाबेस में जब भी कोई टेबल बनाई जाएगी, तो टेबल का हेडर होगा, जिनको हम कॉलम्स या फील्ड्स के नाम से भी जानते हैं। और हर फील्ड का क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है जो आपको पहले बताना पड़ेगा। लाइक सी लैंग्वेज में जैसे हम कोई वेरिएबल बनाते थे तो पहले उसका डेटा टाइप बताते थे, उसी तरह से हर फील्ड का डेटा टाइप हमें पहले बताना पड़ेगा। ये जो डेटा टाइप्स होंगे, ये हमारा वेरी कर सकते हैं कि इनके नाम क्या क्या होंगे, डेटाबेस पैकेज टू डेटाबेस पैकेज। जैसे मैं आपको माई एसक्यूएल पढ़ा रहा हूँ, तो माई एसक्यूएल के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं वो अलग होंगे, और जो ओरेकल है उसमें डेटा टाइप्स आपके अलग हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटाबेस है सिक्वल सर्वर, उसमें अलग हो सकते हैं, है ना। इसी तरह से आईबीएम का जो डेटाबेस है DB2, उसमें अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी फील्ड के अंदर मैं स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करना चाहता हूँ, तो उन स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमारे पास माई एसक्यूएल में डेटा टाइप होता है वैर कैर।
varchar नाम से एक डेटा टाइप होता है। इस डेटा टाइप में आप स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। एक दूसरा डेटा टाइप होता है कैर, CHAR, कैर। तो एक है कैर डेटा टाइप, एक है varchar डेटा टाइप। जनरली ये दो डेटा टाइप हमारे ज़्यादा यूज होते हैं MySQL के अंदर, जब आप किसी फील्ड में स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। कैर और varchar में क्या डिफरेंस होगा? कैर जो डेटा टाइप होगा, ये फिक्स्ड लेंथ का होता है। जैसे आपने कैर डेटा टाइप जब लिखा, तो आपने ये बताया कि भाई हर वैल्यू जो इस एम्प्लॉय नेम कॉलम में आएगी वो 4 करेक्टर की होगी। तो बेसिकली ये बाइट्स होते हैं, 4 बाइट्स होगी। एक करेक्टर 1 बाइट लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर ये ना लिखकर सिर्फ कैर लिखा होता, और आपने बता दिया ब्रैकेट में कि हर वैल्यू जो इस कॉलम में आएगी वो 4 बाइट्स मेमोरी लेगी। 4 बाइट्स मतलब 4 करेक्टर हमारा ऑक्युपाई करेगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सोनू। अब सोनू में 4 करेक्टर आते हैं, 1 2 3 4। एक वैल्यू आई मोनू। तो हर वैल्यू का मेमोरी कंजप्शन जो होगा वो 4 बाइट्स होगा। 1 बाइट 1 करेक्टर, है ना। तो हम चाहें तो इसको बाइट पढ़ें, चाहे तो करेक्टर पढ़ें। स्ट्रिंग के केस में एक ही बात होगी। ठीक है, सोनू मोनू। अब मान लीजिए यहाँ लिख दिया मैंने विराट। 1 2 3 4 5 एरर आ जाएगी, क्योंकि आपके इस कॉलम में हर वैल्यू की जो लेंथ हो सकती है वो 4 करेक्टर की हो सकती है। तो आपने क्या करा, इसको 5 कर दिया। फिर आपने इसको 5 कर दिया। तो अब इंटरनली क्या हुआ होगा, तीनों स्टोर हो गए होंगे, लेकिन सर यहाँ पर एक स्पेस को ऐड कर दिया गया होगा। अपनी तरफ से एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए 10 लेंथ करी होती, तो यहाँ पर 6 स्पेस आ जाते बाद में। आपको नहीं दिखेंगे, जब मेमोरी में स्टोर होगा तो साथ में स्पेस लगाकर स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि करेक्टर फिक्स्ड लेंथ का होता है। हर वैल्यू जो करेक्टर कॉलम में आएगी वो फिक्स्ड लेंथ की ही होगी। आप ज्यादा लिखेंगे तो एरर आ जाएगी, कम लिखेंगे तो उसमें स्पेस ऐड करके मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाएगा। ठीक है, जब आपको दिखाएंगे तो स्पेस नहीं दिखाएंगे, सिर्फ स्टोर करते समय स्पेस वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैर की जगह पर वैर लगा देता हूँ, कैर की जगह पर मान लीजिए मैंने वैर कैर लगा दिया, और वैर कैर में लिख दिया मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10। इसका मतलब है कि हर वैल्यू जो इसमें आएगी वो मैक्सिमम 10 करेक्टर की हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम 10 करेक्टर की हो सकती है। अगर मान लीजिए आपने लिखा यहाँ सोनू, तो अब इसमें 6 स्पेस ऐड नहीं होंगे, बस इस वाली वैल्यू को 4 करेक्टर ही हमारा मिलेंगे। तो आपका मेमोरी सेव हो गया। अब कोई भी वैल्यू 10 करेक्टर हमारी लेंथ की हो सकती है, उससे ज्यादा की होने पर एरर आ जाएगी हमारे यहाँ पर। तो बेटर है सर हम वैर कैरी यूज करेंगे। हमने कहा आप वैर कैरी यूज करिए। तो फिर कैर बनाए ही क्यों? वैर कैरी सही था। तो दो आंसर है। पहला आंसर, ये सबसे पहले चलता था, इसको बाद में ऐड किया गया है, शुरू में ये था ही नहीं। जब लोगों ने देखा ये प्रॉब्लम आ रही है, मेमोरी वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, बाद में माई सीक्वल के अंदर वैरकैर को ऐड किया गया, पहले ये था ही नहीं। दूसरा, इसमें हमारा जब आप डेटा को स्टोर करेंगे तो उन्हें पता है कि फिक्स्ड लेंथ का ही हमारा होगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी अगर मैं देखूं तो हमारा इसमें ज्यादा होगी, इसमें एफिशिएंसी हमारी कम होगी। चलिए फिलहाल हम वैर कैर के साथ ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अब अगर मुझे यहाँ पर मोर देन 10 एरर आ जाएगी, तो आप पहले से दिमाग में सोच के चलिए कि आप जो यहाँ पर एम्प्लॉय के नाम स्टोर कर रहे हैं, मैक्सिमम
किसी भी एम्प्लॉय का नाम कितना बड़ा हो सकता है? 50 कैरेक्टर, 50 ले लो पहले तो। जो भी आप लिख रहे हैं लेंथ, उससे ज्यादा अगर कोई वैल्यू आ गई तो एरर आएगी। तो आपको बड़े से बड़ी वैल्यू पहले सोच लेनी है। 100 सोच लो, 100 लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेमोरी खराब तो होगी नहीं। यहाँ वैल्यू नहीं बताएंगे तो वार्निंग आएगी, एरर भी आ सकती है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप यहाँ नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा 65,536 मान के चलेगा। 65,536, हर वैल्यू 65,536 करेक्टर लेंथ की हो सकती है। तो मेमोरी बहुत वेस्ट हो जाएगी फिर इसमें। तो ये बॉन्डिंग जनरेट करेगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। ठीक है, चलिए। फिक्स हो गई, इसमें फिक्स नहीं होगी ना। अब आपने बता दिया है ना, तो मान लो आपने 100 में स्टोर करा, तो वो 4 करेक्टर में स्टोर होगा, उसमें 6 स्पेस जो ऐड हो रहे थे अब नहीं होंगे, है ना। चलिए, तो एम्प्लॉय नेम हमारा वेरचर टाइप का हमने कर दिया। अब सर एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय आईडी आपको डिसाइड करना है कि वो आप कैसी रखना चाहते हैं। सिर्फ न्यूमेरिक रखना चाहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक रखना चाहते हैं? अगर सिर्फ न्यूमेरिक रखना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन हो सकता है इंटीजर का, और अल्फा न्यूमेरिक रखनी है तो वैरकैरी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसे क्या बना देते हैं, इंटीजर बना देते हैं कि हमारी ये इंटीजर हो गई, इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर हो। ठीक है। अब सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी न्यूमेरिक ही होगी। अब न्यूमेरिक सैलरी इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, तो मैंने इसको फ्लोट बना दिया। अब अगर मैं ऐसी टेबल बनाता हूँ, तो ऐसी टेबल में जब कोई रिकॉर्ड आएगा, लेट अस सपोज किसी की एम्प्लॉय आईडी 101 है, किसी का नेम सोनू है, किसी की सैलरी 12,000 है, मैंने ऐसे कर दिया। अच्छा, एक और एम्प्लॉय आ रहा है, उसका नाम सोनू हो सकता है, उसकी सैलरी 12,000 हो सकती है, क्या उसकी आईडी 101 हो सकती है? लेकिन ये आप और हम जानते हैं, ये टेबल थोड़ी जानती है इस बात को। तो टेबल को हमें बताना पड़ेगा कि एम्प्लॉय आईडी हमें यूनिक चाहिए। हम इस एम्प्लॉय आईडी में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखना चाहते। एम्प्लॉय नेम में डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, कोई इशू नहीं है। एम्प्लॉय सैलरी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते कि एम्प्लॉय आईडी में डुप्लीकेट वैल्यू आए। तो अगर आपने ऐसे ही बना दी टेबल, तो ऐसा हो जाएगा और डुप्लीकेट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या दिया गया कि अगर किसी भी कॉलम पर आपको कुछ कंडीशन लगानी है कि भाई ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, तो कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो माइस्क्वेल की तरफ से पहले ही बता दी गई हैं, और कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो जब भी हम किसी कॉलम पर कोई कंडीशन को एक्सपोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट दिया गया कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्सेप्ट आता है कॉन्स्ट्रेंट्स का। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम पर कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते हैं। कॉन्स्ट्रेंट क्या है, किसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस कॉलम में जो वैल्यूज हैं उनको मैनेज किया जाएगा। तो अब हम कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करें, तो हमारे पास एक कॉन्स्ट्रेंट होता है जिसका नाम है यूनिक की कॉन्स्ट्रेंट। यूनिक की कॉन्स्ट्रेंट, यूनिक की कॉन्स्ट्रेंट अगर किसी कॉलम पर लगा दिया जाए, कैसे लगाएंगे वो तो अभी हमें सीखना है। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि कोड में टेबल कैसे क्रिएट होती है, अभी तो बस हम कॉन्सेप्ट में समझ रहे हैं। ठीक है, एक बार पहले पूरा एक स्केलेटन बना लेते हैं टेबल का, फिर एक साथ अपना पूरा क्वेरी लिखेंगे। तो अब हम चाहते हैं
कि एम्प्लॉय आईडी कॉलम पर यूनिक की कंस्ट्रेंट को लगा दिया जाए। अगर मैं ऐसा करूंगा तो अब ये कंस्ट्रेंट इस बात को इंश्योर करेगा कि इस कॉलम में, जिस कॉलम पर ये लगाया गया है, उस कॉलम में हर वैल्यू यूनिक होगी। अगर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है तो उसी समय एरर आ जाएगी जिस समय वैल्यू इंसर्ट हो रही है हमारी। तो ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं होगा, ये वाला जो रिकॉर्ड है पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी और ये नहीं आएगी, नहीं, पूरी रो ही इंसर्ट हमारी नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से यूनिक की कंस्ट्रेंट हम अगर किसी कॉलम पर लगाते हैं तो यूनिक की कंस्ट्रेंट हमारा इस बात को इंश्योर करेगा कि भाई उस कॉलम में हर वैल्यू यूनिक होगी, कोई भी वैल्यू उसमें डुप्लीकेट नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मुझे यूनिक की कांस्टेंट एम्प्लॉय आईडी पर लगा देना चाहिए, एम्प्लॉय नेम पर मुझे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से एम्प्लॉय होंगे जिनका नाम सेम हो सकता है, तो सेंस नहीं आता कि मैं यहाँ पर लगाऊं। सैलरी पर भी सेंस नहीं आएगा कि आप यहाँ पर लगाओ, ठीक है। हाँ, मान लीजिए आधार नंबर कॉलम होता, पैन नंबर कॉलम होता, तो सेंस बनता है। दो एम्प्लॉय का आधार नंबर सेम नहीं हो सकता, दो एम्प्लॉय का पैन नंबर सेम नहीं हो सकता, है ना। तो यूनिक की आप जितने भी कॉलम पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन आप इस बात को लेकर पहले तैयार रहिए कि जिस कॉलम पर आप इसे लगाएंगे वो यूनिक हमारी वैल्यूज को कंटेन करेगा। ऐसा कांस्टेंट क्या कहलाता है? यूनिक की कांस्टेंट कहलाता है। अब मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि हमने एम्प्लॉय आईडी कॉलम पर यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा दिया। अब एक रो इंसर्ट हो रही है, उस रो में नाम मुझे पता है मोनू, सैलरी मुझे पता है 14,000, लेकिन मुझे एम्प्लॉय आईडी नहीं पता है। तो क्या ऐसी रो हम अपनी टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं जिसमें किसी कॉलम की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, बाकियों की पता है, या किसी एक कॉलम की वैल्यू पता है, बाकी सारे कॉलम की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है? आंसर इज यस, आप ऐसा कर सकते हैं। तो जब भी कोई रो आप इंसर्ट करते हैं तो आप किसी कॉलम की वैल्यू को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक कॉलम की वैल्यू तो आप इंसर्ट फिर भी कर ही रहे होंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं एक रो इंसर्ट करूंगा जिसमें सारे कॉलम की वैल्यू मैं स्किप करना चाहता हूं, तो ऐसा करके क्या करेंगे, क्या फायदा होगा ऐसा करके? हो सकता है कि कोई एरर ना आए, लेकिन आपने ऐसा करके क्या हासिल कर लिया? कुछ फायदा तो हुआ ही नहीं फिर ऐसा करके। कोई नहीं, हम सिचुएशन ये लेके चलते हैं कि किसी भी रो में एम्प्लॉय आईडी मेरे पास नहीं है, एम्प्लॉय का नेम है और एम्प्लॉय की सैलरी है। इस केस में एक कॉन्सेप्ट आता है डिफॉल्ट वैल्यू का, कि अगर किसी कॉलम को आप वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू उसको दे दी जाती है, और वो डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप बताते हैं तो आपकी वाली सुनी जाएगी, और अगर आप नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? नल। तो नल, NULL, तो नल डिफॉल्ट वैल्यू होती है किसी भी कॉलम के लिए। अगर आप उस कॉलम की वैल्यू को इंसर्ट नहीं करते हैं तो नल उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो कुछ लोग इसे मिसिंग वैल्यू के नाम से भी इंटरप्रेट करते हैं कि भी मिसिंग वैल्यू है, एक ही सेंस आ रहा है, भाई मिस थी वैल्यू, हमें पता ही नहीं था, तो इसलिए ऑटोमेटिकली माई एसक्यूएल की तरफ से उस कॉलम में क्या वैल्यू रख दी गई है? नल वैल्यू को रख दिया गया है। तो नल वैल्यू को मिसिंग वैल्यू के बराबर माना जाता है, बिल्कुल सही है। नल वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जब कॉलम ना बताया जाए तो वो भी सही है, दोनों एक ही बात है आप सोचेंगे तो, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर नल आ गया, तो हम ऐसा क्यों चाहेंगे? हम ऐसा क्यों चाहेंगे? क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी एम्प्लॉय आईडी नहीं पता? ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना, उसने ज्वाइन कैसे कर लिया, सैलरी मिल कैसे रही है उसे जब उसकी एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो, है ना। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। ऐसा नेम के साथ हो सकता है,
हम चाहेंगे कि किसी की एम्प्लॉय आईडी 105 है ना, उसका नाम अभी समझ में नहीं आ रहा है, नल है समझ में आता है, सैलरी दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, नाम नहीं है चल जाएगा, ठीक है, यहाँ तो ओके है, लेकिन यहाँ शायद हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम मना कर देंगे कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें ऐसा रिकॉर्ड नहीं चाहिए जिसमें एम्प्लॉय आईडी नहीं पता हो। हाँ नाम नहीं पता है आ जाओ, सैलरी नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईडी तो पता ही होनी है। तो अब क्या चाहते हो, अब हम माई सिक्वल से ये कहना चाहते हैं कि भाई इस कॉलम में अगर हम वैल्यू ना बताएं तो अपनी तरफ से नल वैल्यू इंसर्ट मत करना, अपनी तरफ से जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसे इंसर्ट मत करना। तो फिर क्या होगा, खाली हवा आएगी यहाँ पर, स्पेस आ जाएगा, एरर आनी चाहिए। हम चाहते हैं एरर दे दो, मना कर दो कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता, आपको एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू खुद बतानी पड़ेगी, क्योंकि हमने माई सिक्वल से मना कर दिया होगा कि आप नहीं बताएंगे। बाकी कॉलम के लिए बता देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए नहीं बतानी है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी कॉलम पर ऐसा हो, तो आपको एक दूसरा कॉन्स्ट्रेंट है जो आपको लगाना पड़ेगा, और उस दूसरे कॉन्स्ट्रेंट का नाम होता है नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट। नॉट नल कांस्टेंट। अच्छा इस बात का ध्यान रखना, कल बताया था मैंने कि हमारा जो एसक्यूएल है वो केस सेंसिटिव नहीं होती, तो अगर मैं लोअर केस में लिखूं अब नल या अपर केस में लिखूं तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एन बड़ा लिख दिया यहाँ यू छोटा लिख दिया, सब एक ही। तो नॉट नल कॉन्स्टेंट ये दूसरा कॉन्स्टेंट हो गया। तब आप क्या करेंगे, इस नॉट नल कॉन्स्टेंट को भी इस एम्प्लॉय आईडी कॉलम पर लगाएंगे। तो एक कॉलम पर हम जितने चाहें उतने कॉन्स्टेंट जो जो अवेलेबल हैं वो आप लगा सकते हैं। तो अभी मैंने दो ही पढ़े हैं, दोनों को मुझे लगता है एम्प्लॉय आईडी पर लगाना चाहिए, तो मैंने एम्प्लॉय आईडी पर दोनों लगा दिए। अब एम्प्लॉय आईडी कॉलम में अगर कोई ऐसी रो इंसर्ट होती है जिसमें आपको एम्प्लॉय आईडी नहीं पता, तो वो इंसर्ट ही नहीं हो, ये रो इंसर्ट ही नहीं हो, एरर आ जाएगी। अगर एम्प्लॉय आईडी कॉलम की वैल्यू पहले से एग्जिस्ट करती है, तो जो नई रो अभी इंसर्ट होने आई थी वो इंसर्ट ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो एम्प्लॉय आईडी है वो पहले से मेरे एम्प्लॉय आईडी कॉलम के अंदर रखी हुई है। तो अब दो बातों की श्योरिटी हो गई, अगर मैं एम्प्लॉय आईडी कॉलम पर यूनिक की लगा देता हूँ, नॉट नल की लगा देता हूँ। अब नॉट नल आप चाहो तो एम्प्लॉय नेम पर लगा सकते हो, सैलरी पे लगा सकते हो, आधार पे लगा सकते हो, पैन पे लगा सकते हो, ईमेल आईडी पे लगा दो, कहीं भी लगा दो जहां लगाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप जरूर लगाना चाहो, ठीक है। तो अब दो कॉन्स्ट्रेंट मेरे पास आ गए, पहला है यूनिक की कॉन्स्ट्रेंट, दूसरा है नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट, ठीक। अब अगर आप इस बात के साथ एग्री करते हैं कि मुझे एक ही कॉलम पर ये दोनों ही चाहिए, तो आपको थोड़ा ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो कांस्टेंट आपको लगाने पड़ेंगे। तो एक तीसरा कांस्टेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया प्राइमरी की कांस्टेंट। प्राइमरी की कांस्टेंट, प्राइमरी की कांस्टेंट कहता है कि मैं यूनिक कांस्टेंट प्लस नॉट नल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, जिसको ये दोनों चाहिए वो मुझे लगा दो, तो कम लिखना पड़ेगा और दोनों चीजें आ जाएंगी आपको। तो तीसरा कांस्टेंट क्या होता है हमारा, प्राइमरी की कांस्टेंट। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि जब मैं एम्प्लॉय टेबल बनाऊंगा तो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी कॉलम को या तो मैं नॉट नल और यूनिक की कांस्टेंट दोनों अप्लाई कराऊंगा, तब भी मेरा काम हो जाएगा, या मैं एम्प्लॉय आईडी कॉलम पर सिर्फ प्राइमरी की लगा दूं तब भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ऐसा पूछ सकते हैं कि फिर अलग से यूनिक की और नॉट नल कांस्टेंट का कोई यूज करता होगा, क्योंकि फिर तो हर कोई प्राइमरी की के पास ही जाना चाहेगा। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो अब जैसे बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका पेन ही नहीं है अभी, लेकिन पेन अगर होगा तो यूनिक होगा, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसमें एक कॉलम ऐड कर दूं पेन,
तो उस पे प्राइमरी की लगाना सही नहीं होगा, है ना, क्योंकि बहुत से लोगों के पेन अभी नहीं बने होंगे। तो वहां पर मुझे क्या लगाना सही होगा, सिर्फ यूनिक की कांस्टेंट लगाना सही होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम अलग अलग कॉलम्स के लिए इन कंस्ट्रेंट्स को इंडिविजुअली यूज बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब भी मुझे चाहिए होगा ये दोनों ही कॉम्बिनेशन में चाहिए होगा। ये तो कोइंसिडेंस हो गया कि एम्प्लॉय आईडी पर मुझे इनकी जरूरत पड़ जाती है। हाँ जी अंकित बताइए क्या पूछना। सर एक बार प्राइमरी की वाला एक बार दोबारा से क्लियर कर दीजिए। प्राइमरी की कांस्टेंट दोबारा समझ लीजिए। प्राइमरी की कांस्टेंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक की कांस्टेंट एंड नॉट नल कांस्टेंट। मतलब अगर किसी कॉलम पर आपने प्राइमरी की लगा दिया तो वो कॉलम यूनिक वैल्यू ही कंटेन करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू उसके अंदर नहीं आ सकती, और मिसिंग वैल्यू कंटेन नहीं करेगा, मतलब उसके अंदर कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए। तो अब मुझे इसको कोड में करके दिखा देना चाहिए, इससे ज्यादा अब हमारे ब्रेन को ज्यादा थ्योरी समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैं लिखा क्रिएट टेबल। तो क्रिएट हमारी कमांड का नाम है और टेबल एक कीवर्ड हो गया। वैसे तो क्रिएट भी कीवर्ड है, तो वो कीवर्ड जहां से क्वेरी स्टार्ट होती है उस कीवर्ड को हम लोग कमांड कह देते हैं। जैसे पाइथन में कीवर्ड होते हैं इफ, एल, फॉर, व्हाइल, उसी तरह से माई एसक्यूएल के अंदर हमारे कीवर्ड्स होते हैं। तो उनमें एक कीवर्ड है क्रिएट, एक कीवर्ड हो गया आपका टेबल। ठीक है, तो क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम। तो टेबल का नाम आप अपनी पसंद से दे सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि टेबल का नाम कोई एक कीवर्ड ना हो जाए। जैसे टेबल का नाम क्रिएट नहीं रख सकते, टेबल का नाम टेबल नहीं रख सकते, टेबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, टेबल के नाम में सिर्फ अंडरस्कोर सिंबल आ सकता है। ठीक है, डिजिट आ सकती है बट नॉट एज ए फर्स्ट करेक्टर। तो इन शॉर्ट जो आपने वेरिएबल बनाने के रूल पढ़े थे पाइथन में, वो सारे रूल आप याद रखिए, वो सारे रूल आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आप टेबल का नाम अपनी पसंद का दे सकते हैं, लेकिन उसका नाम देने के भी रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो मैं टेबल का नाम एम्प्लॉय दे देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। अब उसके बाद आपको बताना है कि इस एम्प्लॉय टेबल में मैं कौन कौन से फील्ड बनाना चाहता हूँ। तो पैरेंथेसिस के पेयर में अब अपने फील्ड्स के नाम बताइए, कौन कौन से फील्ड्स हैं जो आप यहाँ पर चाहते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी। तो पहला फील्ड हो गया एम्प्लॉय आईडी। स्पेस देकर इसी समय आप क्या बताते हैं, इस फील्ड का डेटा टाइप। तो जिस समय आप टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते समय ही टेबल का नाम बताएंगे, ये आ गया टेबल का नाम। उसी समय आप बताते हैं उसमें कितने फील्ड चाहिए, उसी समय आप बताएंगे कि हर फील्ड का डेटा टाइप क्या है, और उसी समय आप बताते हैं कि किसी फील्ड पर कोई कांस्टेंट लगाना है तो लगा सकते हैं या नहीं। हाँ, अगर हम भूल जाते हैं और हमें 2 दिन बाद याद आती है कि यार जो टेबल बनाई थी 2 दिन पहले उसमें एक और कॉलम ऐड करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बाद में कॉलम ऐड करना, कॉलम हटाना, कांस्टेंट ऐड करना, कांस्टेंट हटाना, डेटा टाइप बदलना, वो सब अलग होगा। लेकिन अगर आप बनाते समय याद रखते हैं तो उस समय भी कर सकते हैं, नहीं रहा याद, बाद में नीड आ रही है तो बाद में एग्जिस्टिंग टेबल में ऐड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो सब सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम बना रहे हैं तो हमें याद है सब कि क्या क्या हमें करना है। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट खत्म करेंगे, ब्रैकेट के बीच में कॉलम्स के नाम लिखेंगे, हर कॉलम के नाम के साथ स्पेस देके उसका डेटा टाइप लिखेंगे। एम्प्लॉय आईडी बना दी मैंने यहाँ पर इंटीजर। ठीक है, अब कांस्टेंट लगाने के 2 तरीके हैं, या तो इसी समय बता दो इस पर कोई कांस्टेंट लगाना है तो, और या लास्ट में क्वेरी के बता सकते हो कि भाई हमने जो कॉलम्स बनाए हैं उनमें से इस कॉलम पर ये वाला कांस्टेंट लगाना है। तो अगर मुझे अभी याद रह गया तो मैं स्पेस देकर क्या लिखूंगा, इस कॉलम पर जो कांस्टेंट लगाना चाहता हूं उसका नाम। प्राइमरी स्पेस की। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्राइमरी की
बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में माइट भी एक वर्ड लगे आपको, लेकिन जब आप लिखेंगे तो प्राइमरी अलग शब्द है और की अलग शब्द है, इनके बीच में स्पेस आएगा। अगर आप इनके बीच में स्पेस नहीं रखेंगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी कॉलम बन रहा है, उसके बाद डेटा टाइप इंटीजर हो गया, उसके बाद इसका कांस्टेंट हमने बताना था तो बता दिया, और नहीं बताना होता तो इसको हटा देते, तो कॉमा लगाकर फिर अगले कॉलम के बारे में बताते। अब दूसरे कॉलम के बारे में बताएंगे। हाँ जी। बाय डिफॉल्ट इंटीजर इसमें 4 बाइट्स कंज्यूम करता है। जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स मेमोरी हमारी कंज्यूम करेगा। अगर आपको कम मेमोरी कंज्यूम करानी है तो इसके अंदर एक मीडियम इंट होता है, मीडियम इंट, उससे भी कम करानी है। अब जो इन्होंने पूछा है थोड़ा उसको सही से समझ लीजिए। अब मान लो किसी को अपनी एज स्टोर करनी है, तो किसी की एज कितनी होगी जो नौकरी करने आ रहा है? 18 साल तो होगी भाई, है ना? 18 साल से 80 साल तक हो सकता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी वैल्यू इस रेंज में अगर आ रही है, तो ऐसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप है वो बेस्ट सुटेबल होगा टिनी इंट। टिनी इंट नाम से एक डेटा टाइप होता है, और टिनी इंट डेटा टाइप क्या करता है? 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। 1 बाइट मेमोरी में -128 से लेकर +127 की रेंज की वैल्यू आ जाती है। तो अब आपकी एज इसी रेंज में है, सफिशिएंट है। तो टिनी इंट में एज तो आ जाएगी, लेकिन हो सकता है एम्प्लॉय आईडी किसी की ना, एम्प्लॉय आईडी का 4 डिजिट की हुई तो सैलरी किसी की 5 डिजिट की हो सकती है, सैलरी इसमें नहीं आएगी। तो फिर इससे बड़ा डेटा टाइप क्या होता है? मीडियम इंट। मीडियम इंट 2 बाइट लॉन्ग होता है। ठीक है, फिर उससे बड़ा होता है इंट 4 बाइट। फिर इससे बड़ा होता है हमारा लॉन्ग इंट 8 बाइट। अब इनकी रेंज, इसकी तो चलो फिर भी याद है मुझे, -3 2 7 6 7 से लेकर +3 2 7, और यहाँ 8 है, 6 7, इस रेंज की वैल्यू मीडियम इंट डेटा टाइप में आ जाएगी। इंटीजर 4 बाइट का है, तो आप लमसम याद रखिए 8 से 10 डिजिट की जो वैल्यू होती हैं वो इसमें आ जाती हैं, और लगभग 18 से 20 डिजिट की वैल्यू इसमें आ जाती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट रेंज याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी रेंज होंगी वो। तो आप नंबर ऑफ डिजिट से याद रखिए कि कितने डिजिट की वैल्यू आ सकती है। तो इंट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें लगभग डेली लाइफ में जितनी चीजें हम दुनिया में देखते हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अगर किसी की नहीं आ रही हैं तो वो इंट से बड़ा ले सकता है, जैसे लॉन्ग इंट। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या नहीं आ सकता? आपका अकाउंट नंबर, मान लीजिए किसी बैंक में आपका अकाउंट नंबर 12 डिजिट का है, तो इंट में नहीं आएगा, फिर आपको लॉन्ग इंट में जाना होगा। माइट भी मोबाइल नंबर भी ना आए, है ना? तो आपको मोबाइल नंबर, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, अगर ये स्टोर करना है तो आपको इंट को यूज ना करके यूज करना चाहिए लॉन्ग इंट। ठीक है, चलो। तो अब ये 4 डेटा टाइप हो गए माई एसक्यूएल के अंदर। अगर आप इंटीजर वैल्यू रखना चाहते हैं, टिनी इंट, मीडियम इंट, उसके बाद आपका इंट, और उसके बाद आपका लॉन्ग इंट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये 4 जो मैंने बोले हैं ये माई एसक्यूएल में होते हैं। इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि ओरेकल में भी मिलेंगे चारों ये। इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले में मिलेंगे, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कोई ना कोई मिलेगा जरूर। कौन होगा वो आपको उस समय याद करना होगा, उस समय उनका देखना पड़ेगा। तो जब हम डेटाबेस बदलेंगे तो डेटाबेस बदलने पर ये वाली इंफॉर्मेशन आपको डेटाबेस के हिसाब से ही सीखनी होगी। नहीं, इसका इंटीजर का जो मेमोरी है ये डायनेमिक नहीं है, ये फिक्स है कि 4 बाइट, हर वैल्यू 4 बाइट ही कंज्यूम करेगी, छोटी है तब भी, बड़ी है तब भी। हाँ, उसी में वो चलेगा। ठीक है, वो स्पेस ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट करेक्टर के साथ होता है, इंटीजर के साथ नहीं।
माई स्कूल में तो ऐसा सच नहीं है, माइट भी अदर डेटाबेस वाले प्रोवाइड करते हैं, बट माई स्कूल में ऐसा सच कोई नहीं है कि आपका वेरिएबल लेंथ का हमारा इंटीजर हो। जैसे ही वैर था हमारा वेरिएबल लेंथ का, ऐसा न्यूमेरिक के साथ तो कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, स्पेशली माई सीक्वल में। बाकी डेटाबेस का नहीं पता, हो सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी इंटीजर प्राइमरी की कांस्टेंट हो गया। अब दूसरा कॉलम लेकर आओ। अब दूसरा कॉलम का नाम यहाँ पर लिख दिया मैंने, एम्प्लॉय नेम, EMP नेम। अब एम्प्लॉय नेम को क्या रखेंगे, वेर केयर। अब देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ क्वेरी, मेरा फॉन्ट साइज मैंने बड़ा किया हुआ है ताकि आपको आसानी से दिखे, लेकिन अब एक लाइन में तो पूरी क्वेरी आएगी नहीं। अब मैं लिखूंगा तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा ऐसे करके। और स्क्रॉलिंग, अब यहाँ पर ही ऐसे करके ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका बताया गया, या तो फॉन्ट साइज छोटा कर लो अपना, ना उसी में आगे लिखते रहो अपना। एक तरीका तो ये, लेकिन सर चलो अभी तो आपकी ये ट्रिक जो कि सही नहीं है, काम फिर भी कर जाएगी, लेकिन आगे चल के तो हमारी क्वेरी काफी बड़ी बड़ी होंगी। हो सकता है कि हमारी क्वेरी हम कितना भी फॉन्ट साइज छोटा कर दें, एक बार में पूरी ना देखे, देखो ये दिखने वाली बात है, चलेगी तो फिर भी। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो चलेगी तो ये फिर भी, है ना। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या बताया गया वो देखते हैं। सोल्यूशन ये बताया गया कि आप अपनी क्वेरी को मल्टीपल लाइन पर लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर खाली इस लाइन पे टेबल का नाम, उसका पहला कॉलम और उसका कांस्टेंट बताया, कॉमा। अब आगे का जो पोर्शन है मैं इस लाइन पर नहीं लिखना चाहता, नेक्स्ट लाइन पे लिखना चाहता हूँ, तो आपको सेमी कॉलन नहीं लगाना है, आप एंटर कर दीजिए, आगे कुछ लिखा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो रिमेनिंग पोर्शन क्वेरी का है वो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब भी कोई लॉन्ग क्वेरी लिखी जाती है, मल्टी लाइन पर हम जनरली लिखते हैं, एक ही लाइन पर हम पूरा नहीं लिखना चाहते, क्योंकि एक लाइन पर लिखोगे तो काफी स्क्रॉलिंग हॉरिजॉन्टल वाली आ जाती है, और वो रीडेबिलिटी थोड़ी सी खराब हो जाती है। सिंटैक्टिकली वो करेक्ट है, एरर नहीं आएगी, बट एक नजर में वो पूरी क्वेरी आपकी नहीं आएगी। इसलिए प्रेफर यही करते हैं कि आप मल्टी लाइन पर क्वेरी को अपना लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, जितना पोर्शन फर्स्ट लाइन पे लिखना था लिख दिया, कॉमा, एंटर की प्रेस कर दी और यहाँ पर हम आ गए। अब आगे क्या लिखना है, दूसरे कॉलम का नाम लिखना है, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ कर दिया वेर केयर। वेर केयर में हमें साइज बताना पड़ता है, इंटीजर का साइज बताने पर हमारी वार्निंग आएगी, वैरकर का साइज ना बताने पर वार्निंग आएगी, तो हमें इसका साइज बताना होगा। अब इसके लिए मैंने 10 लिख दिया, इस पर मुझे कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं लगाना है। तीसरा कॉलम बनाया, एम्प्लॉय सैलरी, और ये फ्लोट कर दिया। तो इस तरह से ये टेबल, इसका ओपन वाला पैरेंथेसिस ये रहा, क्लोजिंग वाला ये रहा, क्वेरी खत्म हो रही है। अब आप अगर एंटर कर दो तो ये सोचेगा कि क्वेरी अभी और चल रही है, तो अगली लाइन लाकर आपको दे देगा कि लिखो अब और आगे क्या है। हमने कहा नहीं क्वेरी खत्म हो गई है, तो इसको पहचान कैसे दोगे, सेमीकोलन लगा दो, अब क्वेरी खत्म हो गई। ठीक है, क्वेरी ओके, तो टेबल बनकर तैयार हो गई होगी, एम्प्लॉय टेबल। तो अगर मुझे इस टेबल को डिस्क्राइब करना है ताकि मैं इसके स्ट्रक्चर को देख पाऊं, तो ऐसा करने के लिए भी एक कमांड आती है। जो भी टेबल आपके पास बनी हुई है, अगर आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, डिस्क्राइब में क्या आएगा, टेबल का लेआउट आ जाएगा। तो लिखेंगे DESC, और उसके बाद उस टेबल का नाम, जिस टेबल को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, EM सेमीकोलॉन एंड। तो देखो यहाँ पर फील्ड, फील्ड का मतलब कॉलम होता है, कौन कौन से कॉलम है आपके, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय सैलरी है। अब एम्प्लॉय आईडी की टाइप क्या है, इंटीजर, एम्प्लॉय नेम का टाइप ये है, एम्प्लॉय सैलरी का टाइप ये है। एम्प्लॉय आईडी में नल अलाउड है, हमने कहा नहीं, क्यों अलाउड नहीं, क्योंकि आपने क्या बना रखा है उसमें, प्राइमरी की। ठीक है, अगर ये प्राइमरी की नहीं होता तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है इसके अंदर, नल।
लेकिन अभी नल अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर क्या लगा हुआ है? प्राइमरी की लगी हुई है। एम्प्लॉय नेम में कोई डिफॉल्ट वैल्यू है? नल अलाउड है, हाँ अलाउड है ना, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट तो है नहीं। एम्प्लॉय सैलरी कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नल। अलाउड है? यस अलाउड है। ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया अभी हमने, तो एक्स्ट्रा के अंदर आगे कुछ और कांस्टेंट होते हैं जो आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेबल का पूरा लेआउट हो गया। इससे हमें पता चल जाता है कि किसी भी टेबल में कितने कॉलम है, किसका क्या टाइप है कॉलम का, किसका कितना साइज है, किस पर प्राइमरी की लगी है, किस पर यूनिक की लगी है, किसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। ये सब हमें एक पूरा लेआउट मिल जाता है डिस्क्राइब कमांड से। अब मैं एक काम करता हूँ, ईएमपी टेबल तो मैंने सही वाली बना दी। एक टेबल और बनाता हूँ ईएमपी जैसी, जिसमें मैं प्राइमरी की नहीं लगाऊंगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एक टेबल और बनाई मैंने, क्रिएट टेबल EMP2 नाम से बना दी, और इसमें कॉलम का नाम EID कर दिया, इंटीजर। कोई प्राइमरी की नहीं लगाई है। ठीक है, ई नेम वैरकर कर दिया, ई सेल प्लॉट कर दिया। तो इसमें मैंने टेबल बनाई, और टेबल में 3 कॉलम बनाए। कॉलम का नाम कुछ भी रख दो, टेबल का नाम अलग हो गया है। अगर टेबल का नाम मैं EMP रखूंगा तो एरर आ जाएगी, बोले अगर टेबल पहले ही बनी हुई है आपकी, इस नाम से क्यों बना रहे हो। ठीक है, तो मान लो मैंने ऐसा कर दिया, मैंने दोबारा टेबल मैंने उसका नाम भी EMP रख दिया। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि आपकी एरर आई है कि बैरकर आपने लिखा, लेकिन आपने साइज नहीं बताया। सबसे पहले तो मुझे ये गलती दूर करनी है, तो मैंने यहाँ पर बैरकर का साइज बताया। अब सब कुछ सही होने पर जब टेबल बनाने की जरूरत हुई, तो कह रहा है टेबल तो पहले ही एग्जिस्ट करती है। तो अब उस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि अगर मैं बैरकर में साइज नहीं बताऊं तो क्या होगा, एरर आ रही है। सर कहाँ पढ़ लिया आपने एरर, ध्यान से देखो। सिंटैक्स टू यूज नियर दिस, यानी कि जो ई सेल है उसके आसपास एरर है, और ई सेल के आसपास क्या है, वेरकेर का साइज नहीं बताया मैंने, यही एरर है। तो ये ज्यादा प्रैक्टिस करने से आपको आंखों से देखकर जो एरर आ रही है समझ में आ जाता है कि क्यों आई होगी। पहली बार में नहीं आती है, ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ये समझ में आ जाता है कि जो लिखा आ रहा है ये क्यों लिखा आ रहा है, ये एरर क्यों लिखी आ रही है। ठीक है, अब दूसरी एरर क्लियर है, टेबल एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, एम्प्लॉय टेबल नहीं बना सकते। अब मुझे टेबल का नाम बदलना होगा। टेबल का नाम मान लीजिए मैंने कर दिया EMP, बन गई टेबल। तो 2 टेबल बना दी मैंने, इसको डिस्क्राइब करना है तो इसमें एम्प्लॉयडी प्राइमरी की नहीं है, तो प्राइमरी की होने से और ना होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैं आसानी से आपको दिखा पाऊंगा। ठीक है, तो अब सर रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाइए। टेबल बनानी आ गई, कॉलम्स पे काम करना आ गया। अब रिकॉर्ड को इंसर्ट करना सीखना है कि कैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट किया जाएगा। तो ऐसा करने के लिए इंसर्ट नाम से कमांड आती है, तो इंसर्ट कमांड का यूज करके इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे। तो लिखेंगे इंसर्ट, इंसर्ट कमांड के बाद इसका पूरा सिंटैक्स होगा, इंसर्ट के बाद इनटू, इंसर्ट करना है इनटू, किस में इंसर्ट करना है, टेबल में। तो टेबल का नाम बताना होगा। 2 टेबल बनाई है मैंने, एक EMP बनाई है और एक EMP2 बनाई है। तो मैं EMP टेबल में इंसर्ट करता हूँ पहले, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल के नेम के बाद यहाँ पर वैल्यूज कीवर्ड आएगा, वैल्यूज कीवर्ड। और पैरेंथेसिस में आप जिस ऑर्डर में आपने कॉलम बनाए थे उसी ऑर्डर में अभी जो रो इंसर्ट हो रही है उसके कॉलम की वैल्यू बताइए। तो इस रो में पहला कॉलम एम्प्लॉय ID आएगा,
बताइए एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू आप क्या रखना चाहते हैं। हमने कहा 101 रख देते, कॉमा। दूसरा कॉलम आएगा एम्प्लॉय का नेम, तो एम्प्लॉय का नेम आप क्या रखना चाहते हैं। हमने कहा सोनू। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रिंग लिखी जाती है तो अक्सर हमने देखा है उसके कोट्स वगैरह होते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग लिखने के 4 तरह के कोट्स होते थे। अब मैं नहीं बता रहा कौन से 4 होते थे, है ना। माई एसक्यूएल के अंदर स्ट्रिंग लिखने के 2 तरह के कोट्स होते हैं। पहला, डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हो, जो कि किसी भी लैंग्वेज में चलता ही है। और दूसरा, सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो। तो ये 2 तरीके चलते हैं। तो जब भी माई के अंदर स्ट्रिंग चलेगी तो माई में स्ट्रिंग हमेशा इन दोनों में से किसी एक सिंटैक्स का यूज करके लिखी जाएगी। जिसके साथ आपको सही लगता है उसके साथ आप जा सकते हैं। मैंने सिंगल कोट का यूज करा। तीसरा, एम्प्लॉय की सैलरी। तो एम्प्लॉय की सैलरी मान लीजिए मैंने कर दी 20,000। अब जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा, जो भी सही होगा इंसर्ट हो जाएगा। एक रो इंसर्ट हो गई। अब सर दूसरी रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो फिर से लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू। तो जब आप सीख रहे हैं तो आपको बार बार लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप सीख चुके हैं तो कीबोर्ड में अप डाउन एरो, जो हमारी एरो कीज होती हैं, इनका यूज करो। तो अप डाउन एरो की से जो अब तक आपने क्वेरी लिखी है वो अपने आप आ जाती हैं। आपने अप एरो की प्रेस करी तो जस्ट प्रीवियस वाली क्वेरी अपने आप आ गई। एक बार और प्रेस करेंगे तो उसके पहले वाली आ गई। तो करते चले जाओ, अब तक जितनी क्वेरी लिखी है सारी आ जाएंगी। डाउन एरो की से वापस आ जाओगे। तो ऐसा करने से आप बार बार लिखने से बच जाते हो। लेकिन जब आप सीख रहे हो तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को और अपने हाथ को आदत डालनी है कि ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप इन शॉर्टकट का यूज करोगे तो कभी भी आपको ये क्वेरीज याद नहीं हो पाएंगी। अगर एग्जाम में इंटरव्यू आपसे कह दे कि क्वेरी लिख के दिखा दो, तो वो एरो की ढूंढ रहे होगे कागज में, होंगी नहीं वहां पर। तो वहां पर आपसे लिखी नहीं जाएगी। आप बता दोगे, कौन से बता दोगे, वो बोलेगा लिख के दिखा दो, तो लिखी नहीं जाएगी आप। तो इसलिए इसका इस्तेमाल तभी करें जब आपका हाथ और आपका ब्रेन पूरी तरह से ट्रेन हो चुका है क्वेरी को लेकर। ठीक है, चलो। तो अब मैंने क्या करा, ईएमपी टेबल में फिर से रिकॉर्ड इंसर्ट करा, जिसमें एम्प्लॉय आईडी 102 कर दी, नाम मोनू कर दिया, सैलरी इसकी 25,000 कर दी। फिर से मैंने इंसर्ट करा 101 के लिए। नाम बदलना है बदल दो, सेम रखना है सेम रखो, लेकिन फिलहाल तो ये क्या नहीं चाहिए एरर, क्योंकि प्राइमरी की लगी हुई ईएमपी टेबल। सेम लाइन से भी करा सकते हैं। तो एक ही बार इंसर्ट कमांड से भी आप जितने चाहे उतने रिकॉर्ड इंसर्ट करा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे अभी। तो डुप्लीकेट एंट्री 101। तो 101 वाली हमारी डुप्लीकेट एंट्री हो गई, क्योंकि प्राइमरी की लगी हुई है हमारा एम्प्लॉय आईडी कॉलम। अब मान लीजिए मैं ईएमपी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, सॉरी ईएमपी 2 वाली टेबल। तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया 101 सोनू 20,000। फिर से ये कर दे इंसर्ट, कोई एरर नहीं आएगी। 101 फिर से इंसर्ट हो जाएगा। फिर करना है कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं। सेम एम्प्लॉय आईडी बार बार इंसर्ट हो, वहां कौन तो प्राइमरी की बनी हुई है। तो प्राइमरी की होने से और ना होने से क्या फर्क पड़ता है, ये देखो। दूसरा वाला पॉइंट देखो कि आपने कहा था कि हम किसी रो को इंसर्ट करते समय अगर किसी कॉलम की वैल्यू इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर कर सकते हैं। मान लीजिए अभी कोई एम्प्लॉय आ रहा है, सैलरी का डिस्कशन रह गया है, कंफर्म है कि वो ज्वाइन करेगा, बट सैलरी पर बस अभी थोड़ा सा नेगोशिएशन चल रहा है। तो अभी हमें सैलरी नहीं पता। उसकी आईडी बन गई है, उसकी आईडी 105 है, नाम पता चल गया उसका, नाम चिंटू है। सैलरी पर डिस्कशन चल रहा है, बाद में कर देंगे इंसर्ट जब हो जाएगा। तो ईएमपी टेबल में मैं चाहता हूं कि 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएं, आईडी और नेम। सैलरी हम बाद में कर देंगे, अभी नहीं पता। तो सैलरी पर मैंने कोई कांस्टेंट तो लगाया नहीं है। तो जब किसी कॉलम पर कोई कांस्टेंट नहीं लगाया जाता है तो इसको स्किप कर सकते हैं इंसर्ट करते समय, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो नल होती है वो उसको दे दी जाती है। लेकिन अभी जब मैं रन कराऊंगा तो एरर आ जाएगी।
क्या रहा है, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट। इसका मतलब ये होता है, इस एरर का मतलब ये होता है कि जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो इंटरनली ये गिनती करी जाती है कि कितनी वैल्यूज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पर, 2, और इस टेबल में कॉलम कितने हैं, 3। तो वो कॉलम काउंट मैच नहीं है। तो सर ऐसे तो फिर गिनती अगर ये करेगा तो हम तो कभी किसी कॉलम को इग्नोर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो गिनती कर रहा है। तो हम इसे बताएंगे कि भाई आपको इन वैल्यूज की गिनती इस टेबल में जो एक्चुअल कॉलम्स बनाए गए हैं उनके साथ नहीं करनी है, हम बताएंगे उनके साथ करो। कैसे बताओगे, इंसर्ट इनटू ईएमपी। ईएमपी जहाँ टेबल का नाम लिखा जाता है उसके बाद ब्रैकेट में बताते हैं कॉलम काउंट, कि भाई 2 वैल्यू हैं और 2 कॉलम है हमारे। कौन कौन से 2 कॉलम है वो आप यहाँ बताओ। किसके लिए आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, एम्प्लॉय आईडी के लिए, कॉमा एम्प्लॉय नेम के लिए। तो अब ये वैल्यू आपके टेबल में जो एक्चुअल कॉलम्स हैं उनके साथ मैप ना होकर ये जो कॉलम्स के नाम बताए हैं इनके साथ मैप होंगी। तो ये वैल्यू इसके लिए होगी, ये वाली वैल्यू इसके लिए होगी। तो 105 हमारा एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आ गई, और जो वैल्यू सेकंड वाली है ये हमारा इस कॉलम में जाकर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। अब जो तीसरी वैल्यू रह गई वो हमारा क्या है, मिसिंग आ जाए। तो तीसरी वैल्यू हमारी क्या हो गई होगी, मिसिंग हो गई होगी। अच्छा, अब सर ये आपने ट्रिक बता दी वैल्यू मिस करने की। एम्प्लॉय आईडी को मिस करके देखते। हमने कहा एम्प्लॉय आईडी की जगह पर क्या बताएंगे, एम्प्लॉय की सैलरी बताएंगे। तो जो सबसे पहली वैल्यू है अब आपकी वही होनी चाहिए जो इस ऑर्डर में आपने कॉलम बताए हैं। अब टेबल में जो कॉलम थे वो ऑर्डर नहीं मेंटेन होगा, आपने जो बता दिए हैं कॉलम उसी ऑर्डर में वैल्यू यहाँ पर मैनेज करनी है। तो पहले सैलरी की वैल्यू आप बताएंगे, फिर नेम की वैल्यू बताएंगे, आईडी क्या बता ही नहीं रहे। तो सैलरी मान लो मैंने यहाँ पर कर दी 50,000, नाम चिंटू सही है, आईडी मैंने बताई नहीं। देखते हैं आईडी में मिसिंग वैल्यू जाती है कि नहीं जाती है, नल वैल्यू मना कर रहा है कि फील्ड एम्प्लॉय आईडी में आपने वैल्यू नहीं बताई। तो अब माइस्क्वेल की तरफ से उसको डिफॉल्ट वैल्यू मिलती। अब डिफॉल्ट वैल्यू आपने मना कर दिया, मत दो। क्यों मना कर दिया, क्योंकि आपने प्राइमरी की लगा रखी है और प्राइमरी की में नल अलाउड नहीं होता है। तो यही कह रहा है कि भाई इस फील्ड में ना डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, आप बता नहीं रहे हो, डिफॉल्ट के लिए आपने मना कर दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि टेबल स्ट्रक्चर्ड मेंटेन करती है, स्ट्रक्चर मतलब रो कॉलम हर बार सेम होंगी। ठीक है। तो अब ये नहीं हो पाया। अच्छा सर एक काम करें, EMP2 टेबल में ये करके देखते हैं। EMP2 टेबल में, तो अगर मैं EMP2 टेबल लिख दूं तो अब EMP2 टेबल में सैलरी इंसर्ट हो जाएगी, नेम इंसर्ट हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी पर आपने कोई कांस्टेंट लगाया नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पर नल चली जाएगी अपने आप। तो यहाँ पर कॉलम का नाम मैंने क्या रखा था, ई सेल और ई नेम। एरर भी ध्यान से देखो, अननोन कॉलम कह रहा है, इस नाम से तो कॉलम ही नहीं है EMP2 टेबल। तो जब आपसे इस तरह की गलतियां होंगी तो आपको उस गलती को पढ़ना है कि वो क्या हुई है, तभी तो सही करोगे। मान लो आपने गलती आई, स्क्रीन गायब कर दी अचानक से, फिर क्या करोगे, फिर कैसे करोगे सही गलती में जब पढ़ोगे ही नहीं गलती तो जो एरर आती है उसको पढ़ा जाता है, और उसको पढ़ने के बाद समझ में आता है कि मैं सही कैसे करूं, है ना। और आप इसको गायब कर दो कि गलती हो गई, पता नहीं क्या क्या गलत था, अब कैसे करोगे सही। तो मुझे पता चल गया कि EMP सेल कॉलम का नाम हमने गलत लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने जब टेबल बनाई थी तो कॉलम का नाम ई सेल और ई नेम रखा था। तो अब जिस टेबल में मैंने प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी को नहीं बनाया था उसमें अगर मैं एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू मिस कर रहा हूँ तो भी चल रहा है, एम्प्लॉय आईडी को डुप्लीकेट वैल्यू दे रहा हूँ तो भी चल रहा है, और अगर मैंने उसको प्राइमरी की बनाया हुआ है तो दोनों चीजें मेरी नहीं अलाउड है। तो ये फायदा होता है प्राइमरी की का। ठीक है। चलो, अब रिकॉर्ड मल्टीपल कैसे इंसर्ट करेंगे।
EMP2 में ये तो करा है हमने। EMP2 टेबल जो मैंने आपको बनाकर दिखाई है, इसलिए बनाकर दिखाई थी कि आप ये समझ पाए कि फायदा होता है। चलो, तो सेलेक्ट कमांड से देख भी सकते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट करना थोड़ा बहुत तो सीख ही गए हैं, बाकी का जो बचा कोचा इंसर्ट करना है वो आगे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जो अभी तक दोनों टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हैं उनको देखना चाहते हैं एक बार कि वो हैं क्या, कैसे हैं। तो किसी भी टेबल से अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो डेस्क्राइब कमांड नहीं होती है। डेस्क्राइब कमांड आपको क्या दिखाती है, टेबल का लेआउट। टेबल के अंदर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं दिखाएगी। अगर आप फिर से लिख दो यहाँ पर डेस्क्राइब EMP, तो डेस्क्राइब तो टेबल का लेआउट दिखाएगी। इसके अंदर कितने रिकॉर्ड हैं नहीं है ऐसा फर्क नहीं पड़ता। तो जिस टेबल का आपको डेस्क्रिप्शन देखना है, लेआउट देखना है, ढांचा देखना है, आप डेस्क्राइब कमांड से देख सकते हैं। मुझे किसी टेबल के रिकॉर्ड देखने, तो रिकॉर्ड को देखने के लिए जो कमांड होती है उसका नाम होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड का यूज करके आप इस काम को करते हैं। अब सेलेक्ट कमांड का जो सिंटैक्स है उसको हमें सीखना होगा। सेलेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट के बाद हम जनरली लिखते हैं उस कॉलम का नाम जिस कॉलम को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस कॉलम का डेटा हम देखना चाहते हैं। तो सेलेक्ट कमांड कॉलम के बेस पर डेटा दिखाने वाला काम करती है। तो आपको बताना है सेलेक्ट कमांड को कि आप कौन सा कॉलम देखना चाहते हैं। अच्छा, कॉलम कॉलम किसी टेबल का होगा ना, इंडिपेंडेंट तो कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आप अगर कहेंगे मुझे सैलरी देखनी है, तो एक है EMP सेल कॉलम EMP टेबल में, एक है ई सेल कॉलम EMP2 टेबल में। तो ऐसे कोई भी कॉलम किसी टेबल से बिलोंग करेगा, कॉलम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो आपको सेलेक्ट कमांड पे सारी बातें बतानी होंगी कि सेलेक्ट कमांड ये कॉलम है और ये कॉलम इस टेबल के अंदर मिलेगा, वहां से जाओ और इस डेटा को लेकर आ जाओ। सेलेक्ट कॉलम का नाम मान लीजिए EMP सेल, कहाँ मिलेगा ये, फ्रॉम, कहाँ से लाना है इस कॉलम को, टेबल का नाम EMP टेबल से लाना है, बड़ा आसान है। सेलेक्ट EMP सेल फ्रॉम EMP, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। जनरल सिंटेक्स क्या हुआ, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। जो कॉलम का नाम है वो लिख दो, जो टेबल का नाम है वो लिख दो। तो EMP सेल कॉलम में जितने रिकॉर्ड्स हैं सारे आ जाएंगे। EMP सेल में देखो ये आ गया आपका, 3 रिकॉर्ड थे उसमें, तीनों आ गए। और अगर मैं EMP2 से सेलेक्ट कराना चाहता हूं, तो अब EMP2 कॉलम में के EMP सेल नाम से कॉलम है नहीं, तो ये मना कर देगा कि भाई जो आप टेबल का नाम बता रहे हो उसमें तो कॉलम है ही नहीं। तो वो मना कैसे करता है वो देखो, अननोन कॉलम EMP सेल इन फील्ड। जो कॉलम की लिस्ट है उसमें इस नाम का कॉलम तो है ही नहीं आपका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है मेरा, ई सेल, ई सेल आ गया। ठीक है, अब सर मुझे एक से ज्यादा कॉलम सेलेक्ट करने हैं, जो मैं एक कॉलम से नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या है डेटा, मुझे एक से ज्यादा कॉलम सेलेक्ट करने हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम 3 डॉट 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 फ्रॉम टेबल का नेम। तो जितने कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट के बाद कॉमा लगा के आप सेलेक्ट कर सकते। सेलेक्ट फर्स्ट कॉलम मान लीजिए आप चाहते हैं सैलरी आ जाए, सेकंड में एम्प्लॉय का नाम आ जाए, दो ही चाहते हैं मान लीजिए। तो जिस ऑर्डर में आप लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में आउटपुट में देखेंगे। टेबल में पहला कॉलम एम्प्लॉय आईडी है, दूसरा कॉलम एम्प्लॉय नेम है, तीसरा कॉलम एम्प्लॉय सैलरी है। अब वो मैटर नहीं करता है। सेलेक्ट जब आप चलाते हैं कमांड, तो उस समय आप जिन कॉलम्स को बताते हैं और जिस ऑर्डर में बताते हैं उसी ऑर्डर में आउटपुट में उन कॉलम्स के रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं। और अगर आप
मान लीजिए चाहते थे एम्प्लॉय आईडी भी आ जाए, तो एम्प्लॉय आईडी लास्ट में लिखोगे तो लास्ट में लिख कर आ जाएगी, और अगर आपने एम्प्लॉय आईडी लास्ट में ना लिखकर बीच में लिख दिया होता तो बीच में आ जाती। जिस ऑर्डर में आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे आउटपुट में उस ऑर्डर में आएंगे। सेलेक्ट सिंगल कॉलम फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम सेपरेटेड बाय कॉमा फ्रॉम टेबल नेम। अब मान लीजिए मेरी टेबल में 20 कॉलम्स हैं और मुझे वो 20 कॉलम्स सेलेक्ट करने हैं। अगर आपका ऑर्डर मैटर करता है तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, आपको सेलेक्ट के बाद वो 20 कॉलम्स के नाम अपने स्पेसिफिक ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आप चाहते हैं लिखते रहने पड़ेंगे। और अगर आप ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप चाहते हैं जिस ऑर्डर में कॉलम टेबल्स के अंदर बनाए गए थे उसी ऑर्डर में आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक शॉर्टकट आपको मिल जाता है और उस शॉर्टकट का नाम होता है एस्ट्रिक्ट। अगर आप किसी टेबल के सारे कॉलम्स सेलेक्ट करना चाहते हैं उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में बनाए गए थे वो, तो आपको एक एक कॉलम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उसका शॉर्टकट है एस्ट्रिक्ट। एस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होगा? ऑल कॉलम। ऑल कॉलम्स इन सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर में टेबल के अंदर बनाए गए हैं उस ऑर्डर में ही सारे कॉलम सेलेक्ट होकर आ जाएंगे। तो इसमें हमें सबसे कम एफर्ट लगाना पड़ता है, कॉलम के नाम भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको इस बात को छोड़ना होगा कि पहले मैं ये कॉलम चाहता था फिर ये चाहता था, अब वही आएंगे कॉलम उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने बनाए हों। बताइए संजीव। अगर सर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल देखनी होगी तो? करेंगे अभी इसको। ठीक है। सेलेक्ट कमांड का मैंने एक बहुत छोटा सा पोर्शन आपको पढ़ाया है। एसक्यूएल कोड्स का 50% सेलेक्ट कमांड है और रिमेनिंग 50% में बाकी सारे टॉपिक आते हैं। फिर सुनेंगे, एसक्यूएल के पूरे कोर्स का 50% सेलेक्ट कमांड होता है और बाकी 50% टाइम में सारी रिमेनिंग क्वेरीज आपकी आ जाती है। तो अभी मैंने आपको बस एक बहुत छोटा पोर्शन पढ़ाया है सेलेक्ट का। सेलेक्ट में हमारी 3 से 4 क्लास और लग सकते हैं सिर्फ सेलेक्ट सेलेक्ट में। बहुत सारे यूज केसेस हैं सेलेक्ट के। और जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपसे जो भी पूछा जा रहा है उसमें सेलेक्ट ही होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो और चीजें रह गई हैं उनको साथ में निपटाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे एटलीस्ट टेबल का डेटा देखना आ गया है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैनर में अभी मैं नहीं देख पाऊंगा, जैसे आप बोलेंगे नहीं सर हमें उन एम्प्लॉय का डेटा ला कर दो जिनकी सैलरी 1 लाख से कम है, या पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा दो जिसकी आईडी यही है। तो अभी वो सब बातें हमारी रह गई हैं। या मुझे वो एम्प्लॉय ला कर दिखाओ कौन है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, वो कौन सा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी एवरेज सैलरी से भी कम है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैंने बोली हैं ये किसकी तरफ इशारा करती हैं? डेटा एनालिटिक्स की तरफ इशारा करती हैं। तो डेटा एनालिटिक्स में आपको यही करना है कि आपको डेटा दे दिया जाता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। भी तो 3 रो है मेरे पास, अगर ये 3 लाख रोज होंगी तो ज्यादा अच्छा हम रिपोर्ट निकाल कर दिखा पाते हैं अपने डेटा के अंदर। ठीक है, चलो आएंगे वापस। तो अब मान लीजिए अभी मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करना थोड़ा और सीखना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि इंसर्ट कमांड बहुत छोटा सा पोर्शन है, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो वापस से इंसर्ट पर आ गए। इंसर्ट इनटू ईएमपी, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय नेम,
एम्प्लॉय आईडी। तो अब ये बताओ कि जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो अब मुझे तीनों कॉलम ही इंसर्ट करने हैं। इस बात को दोबारा समझेंगे, जब मुझे सारे कॉलम इंसर्ट करने होते हैं तो मुझे उन सारे कॉलम की वैल्यू बतानी है। तो पहले किस कॉलम की वैल्यू बताएं? जो टेबल में होगा। दूसरा जो टेबल में होगा, एंड सो ऑन। मान लो 201 कर दिया, 50,000 चिंटू। अब देखो एरर आ रही है किस बात को लेकर? डेटा ट्रंकेटेड। जब ये एरर आती है इसका मतलब है इनमें से कोई कॉलम ऐसा है जहां पर आपका साइज आपका कम या ज्यादा कहीं ना कहीं आपका हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली एम्प्लॉय आईडी क्या थी? एम्प्लॉय आईडी 201 इंटीजर सही है। दूसरा कॉलम वहां पर क्या था? एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय नेम। और यहाँ पर आपने लिख दिया 1 2 3 4 5, यहाँ तो सही है, ठीक है। लेकिन जब तीसरा वाला कॉलम आया तो वहां पर तीसरा कॉलम फ्लोट था। अब फ्लोट में स्ट्रिंग तो जा ही नहीं सकती है, ठीक है। तो डेटा ट्रंकेटेड जो एरर आती है उसकी एक वजह होती है कि आपका जो साइज है वो कम ज्यादा हो रहा है। और साइज कम ज्यादा अगर हो रहा है तो उसकी एक वजह ये होती है कि मिसमैच हो गया है, जो आपका डेटा है वो मिसमैच हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा? पहले नेम बताना होगा और उसके बाद सैलरी। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया कि जब मैं सारे कॉलम्स की वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो जिस ऑर्डर में कॉलम बताए गए हैं उस ऑर्डर में उन्हीं के टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। अब मान लीजिए मैं ये ऑर्डर बदलना चाहता हूँ, मैं जो पहले करना चाहता था वैसे ही करना चाहता हूँ। पहले मैं एम्प्लॉय आईडी रखूंगा, उसके बाद मैं सैलरी रखूंगा और उसके बाद नाम रखूंगा। मैं इस ऑर्डर में इंसर्ट करना चाहता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि वहां पर पहले आईडी है, फिर नेम है, फिर सैलरी है। फिर भी मैं पहले ऐसे करना चाहता हूँ, तीनों कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो आप अपना ऑर्डर टेबल के नेम के बाद बताते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, फिर एम्प्लॉय सैलरी, फिर एम्प्लॉय का इंटरव्यू क्वेश्चन। जब आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं कब आपको टेबल के नेम के साथ कॉलम्स को स्पेसिफाई करना होता है, कॉलम के नेम्स को स्पेसिफाई करना होता है? दो आंसर। पहली वजह, मैं सारे कॉलम इंसर्ट नहीं करना चाहता, कुछ कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो फिर आपको जिन जिन कॉलम को इंसर्ट करना है उनके नाम बताने पड़ेंगे और फिर उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में अपने नाम बताए हैं, वैल्यूज के बाद उन्हीं कॉलम्स की वैल्यूज आप लिखेंगे। दूसरी वजह, मैं सारे कॉलम्स की वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं लेकिन अपने ऑर्डर में करना चाहता हूं, जो डिफॉल्ट ऑर्डर कॉलम्स का है उस ऑर्डर में ना रखकर अपने किसी ऑर्डर में करना चाहता हूं। तो फिर आपको कॉलम्स के नाम टेबल के नेम के बाद बताने पड़ेंगे। अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं चाहते हैं तो फिर आपको ऐसा करने की नीड नहीं है, आप ऑर्डिनरी वे में जैसे करते आ रहे थे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ऑर्डिनरी वे में जिस ऑर्डर में कॉलम रखे हैं उसी ऑर्डर के साथ मैं एग्री करता हूँ। 202, 205, मान लो 7, यहाँ पे नाम विराट कर दिया और 70,000 सैलरी कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, पहला रिकॉर्ड। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले के बाद पेयरिंग करेंगे एक और रिकॉर्ड। तो 205 इंसर्ट तो नहीं हुआ है अभी? नहीं। 206 रोहित 80,000, कोर्स, है ना, स्प्रिंग वाली नोटेशन लगानी। तो इस तरह से एक बार चेक करते हैं कि MySQL में ये एक ट्रिक है, काम करती है कि नहीं, कि एक ही बार इंसर्ट कमांड लिखेंगे
तो क्या मल्टीपल वैल्यूज इस तरह से हम पेयरिंग करके स्पेसिफाई कर सकते हैं? एरर, लेट मी चेक। ठीक है, बीच में कॉमा आपका लगाना है। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू, पहले रिकॉर्ड जितने भी आपके कॉलम्स हैं उसी ऑर्डर में आप कर सकते हैं, या जो आपने यहाँ बनाया उस ऑर्डर में लिखेंगे, कॉमा, फिर दूसरा रिकॉर्ड, कॉमा, फिर तीसरा, ऐसे करके आप एक बार में कर सकते हैं, 2 रोज आपके इंसर्ट हो। अब आप सेलेक्ट करके देखेंगे तो ये दोनों रिकॉर्ड्स आपके आ गए। तो अगेन ये वाला जो ट्रिक है, इसको मैं ट्रिक कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ ट्रिक? क्योंकि इस बात की श्योरिटी नहीं है कि ये हर डेटाबेस पैकेज सपोर्ट करेगा। जरूरी नहीं ऑरेकल में ये काम करे, जरूरी नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेस में काम करे, है ना। मोस्ट ऑफ द डेटाबेस पैकेज में ये सपोर्ट होता है, बट इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड। इट इज द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफिक डेटाबेस पैकेज। जो इससे पहले मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था उसको दोबारा समझते हैं, क्या पूछा था मैंने। मैंने पूछा था कि इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो टेबल के नेम को जब लिखते हैं इनटू के बाद, तो उसके आगे कॉलम के नाम हमें कब बताने चाहिए और कब नहीं बताने चाहिए। तो मैंने 2 आंसर दिए थे। पहला आंसर दिया था कि जब आप सारे कॉलम की वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाहते तो आप स्पेसिफिक कॉलम जिनकी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं उन्हीं का नाम आप बताइए। ठीक है। दूसरा केस, अगर आप सारे कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं लेकिन अपने ऑर्डर में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जिस ऑर्डर में कॉलम्स की वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं उस ऑर्डर को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मेरे पास एक टेबल में 10,000 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने का एक कॉन्सेप्ट आया, तो सर 10,000 रिकॉर्ड को ऐसे तो लिखना मतलब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फिजिबिलिटी में क्वेश्चन मार्क है। सही होगा ऐसा करना कि 10,000 रिकॉर्ड ऐसे कॉमा लगा के लिखते जाओ लिखते जाओ? हमने कहा अभी तो ऑप्शन यही है। तो हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, डेटा को एक फाइल से इसमें लोड कराते हैं। तो पहले आप अपने रिकॉर्ड को एक किसी फाइल में सेव कर लीजिए, टेक्स्ट फाइल के अंदर CSV फॉर्मेट में सेव कर लीजिए। फिर उस CSV फॉर्मेट की फाइल को उठाकर हम एक टेबल के अंदर इंसर्ट करा देते हैं। तो जो आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आता है, कोई इंसर्ट कमांड से ऐसे इंसर्ट नहीं करता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमेशा एक फाइल से लाकर डेटा इंसर्ट किया जाता है। तो आपके पास वो फाइल के अंदर पहले डेटा होना चाहिए। वो फाइल एक दिन में नहीं बनी होगी, वो फाइल एक महीने में आपने बनाई होगी, रोज 10 एंट्री आप उसमें कर रहे होगे। एक महीना जब हो गया होगा तो एक फाइल के अंदर हजारों रिकॉर्ड्स आपके हो गए होंगे इस तरह से। अब उस फाइल को उठाकर हम डेटाबेस में इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे वो सीखना होगा हमारे लिए। सेम आंसर यही है कि सर अभी जो आपने सेलेक्ट कमांड से रिजल्ट दिखाया है, अगर मैं बहुत स्पेसिफिक चीजों को देखना चाहता हूँ, मैंने कोई स्पेसिफिक सेलेक्ट कमांड सीख ली मान लीजिए और रिजल्ट मैंने देख लिया, मैंने एग्जिट कर दिया एडिटर के लिए, सब खत्म। अब कल को मुझे वो रिजल्ट फिर देखना था, दोबारा लिखूंगा क्वेरी फिर उसकी। तो मैं रिजल्ट को वापस से किसी फाइल में सेव करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। आंसर इज यस, हमें जरूरत पड़ती है और ज्यादा बार हमें यही जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस तरह से तो हम जो रिजल्ट देख रहे हैं सेलेक्ट कमांड से वो बस उस समय तक हमारे साथ रहेगा जब तक एडिटर चल रहा है। जैसे ही मैंने एडिटर को क्लोज करा सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। तो हम चाहेंगे कि सेलेक्ट कमांड का जो रिजल्ट आया है वो किसी फाइल में जाके सेव हो। तो रियल लाइफ में फाइल के साथ डेटाबेस इंटीग्रेट किया जाता है। मैन्युअली जो हम क्वेरी लिख रहे हैं ये एप्लीकेशन के साथ चलती है। एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपने एक कंपनी ज्वाइन करी, इमेजिन करो इंसर्ट कमांड फिर कौन लिखेगा? जब आप कह रहे हैं रियल लाइफ में सब फाइल के साथ काम होगा तो फिर इंसर्ट कमांड ऐसे कौन लिखेगा? हमने कहा देखो, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक नए एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, तो जब इसका पहला दिन होगा, तो पहला दिन जब इसका होगा तो जो HR है कंपनी में, HR इसकी डिटेल को यहाँ पर स्टोर करना चाहेगा। जो HR होगा, तब HR क्या करेगा, एक फॉर्म भरेगा ना कंप्यूटर पे, उसका कोई सॉफ्टवेयर होगा, उसका फॉर्म भरेगा। उस फॉर्म का सबमिट बटन होगा, इसका नाम ये हो गया, ID ये हो गई, डिपार्टमेंट ये, सैलरी ये, और सबमिट। जैसे सबमिट पे क्लिक करा
इस एम्प्लॉय की डिटेल कहाँ पहुंच गई, आपके डेटाबेस में पहुंच गई। अभी जो सॉफ्टवेयर है ये अपने अंदर से इंसर्ट कमांड चलाकर ही तो इंसर्ट करेगा, समझ में आ रहा? तो इंसर्ट कमांड का यूज जनरली वो जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, जो मैंने कल डिस्कस करी थी, वो अपने अंदर से यूज करती हैं। अगर हम एज यूजर इसको हटा दें, एज यूजर अगर मैं इंसर्ट करना चाहूंगा तो मैं एक एक थोड़ी इंसर्ट करूंगा, पहले तो मैं एक फाइल बना लूंगा, फाइल को एक साथ यहाँ पे लोड कर दूंगा। कैसे, वो अभी सीखना बाकी है। ठीक है, फिलहाल वापस आ जाते हैं। तो सेलेक्ट कमांड हमने सीखी। मल्टीपल रिकॉर्ड अगर मुझे इंसर्ट करने हैं तो इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, और उसके बाद कॉलम की वैल्यूज कॉमा, दूसरे कॉलम की वैल्यूज कॉमा, सॉरी दूसरी रो की वैल्यूज कॉमा, तीसरी रो की वैल्यूज, ऐसे एक क्वेरी में मल्टीपल आप रोज को इंसर्ट कर पा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए मुझे क्या करना पड़ा, अब प्राइमरी की मैं हटाना चाहता हूं, प्राइमरी की को मैं हटाना चाहता हूं एम्प्लॉय टेबल से। तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं? एम्प्लॉय टेबल से प्राइमरी की आप हटाना चाहते हैं, आंसर इज यस, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, टेबल के लेआउट में अगर कुछ चेंज करना है, टेबल के लेआउट में क्या क्या चीज आती हैं? कॉलम को ऐड करना, कॉलम को माइनस करना, कॉलम को रीनेम करना, कॉलम का डेटा टाइप बदलना, डेटा टाइप का साइज बदलना, कम रह गया ज्यादा करना, या ज्यादा है तो कम करना, कॉन्स्ट्रेंट हटाना, कॉन्स्ट्रेंट लगाना, टेबल का नाम ही रीनेम करना, टेबल का नाम बदलना, जैसा टेबल का नाम पसंद नहीं आ रहा है बदल दे। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, इस तरह के ऑपरेशन को करने के लिए एक ही कमांड होती है जिसका नाम है अल्टर। अल्टर कमांड का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं? टेबल के लेआउट में बदलाव कर सकते हैं। क्या चीज? डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, आप इल्यूजन दे सकते हैं। पहले कोई भी ट्रिक हो सकती है, बट डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जिस कॉलम की पोजीशन बदलना है पहले उसको डिलीट कर दो, जो दूसरे के साथ करना है उसको डिलीट कर दो, फिर लेकर आ जाओ, है ना? लेकिन एक सही तरीका ये नहीं है। ठीक है, तो आप जब कॉलम बना रहे थे उस समय आपको ध्यान होना चाहिए, तो अल्टर कमांड का यूज करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। उन बहुत सारे में से एक काम यह है कि टेबल का लेआउट बदल सकते हैं। तो अल्टर सिर्फ टेबल के लेआउट के साथ ही यूज नहीं होती है, टेबल के लेआउट के अलावा भी अल्टर का काम है। जैसे मुझे अपना पासवर्ड बदलना है, तो अल्टर कमांड से आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। जैसे पासवर्ड आपका रूट चल रहा है, तो अल्टर कमांड से आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। आपको अपना यूजर नेम बदलना है, रूट पसंद नहीं आ रहा है, दूसरा रखना है, अल्टर कमांड से आप इस काम को कर सकते हैं। अल्टर कमांड और भी पर्पस के लिए यूज हो सकती है, परमिशन ग्रांट करने के लिए। जैसे कई सारे यूजर हैं, जैसे रूट यूजर है, ऐसे बना दिया मैंने टेस्ट यूजर, ऐसे बना दिया मैंने गेस्ट यूजर। अब मैं चाहता हूँ रूट यूजर की टेबल टेस्ट यूजर देख ले, बट गेस्ट यूजर ना देख पाए। तो हम क्या कर सकते हैं? परमिशन को मॉडिफाई करने के लिए अल्टर कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टर के कई सारे यूसेज हैं, मैं सिर्फ एक यूज की बात कर रहा हूँ अभी, टेबल के लेआउट को बदलना। तो अब मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर अल्टर टेबल, टेबल, टेबल का नाम। तो अल्टर कमांड में टेबल कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद टेबल का नाम, है ना? अल्टर टेबल
टेबल का नाम EMP। अब EMP टेबल में आप क्या बदलाव करना चाहते हैं उसके स्पेसिफिक आगे का आपका सिंटैक्स होगा। मैं प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना चाहता हूं, तो आप लिखेंगे ड्रॉप स्पेस देकर प्राइमरी। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारी टेबल जो एम्प्लॉय है उसमें जो प्राइमरी की कॉलम है वो प्राइमरी की कॉलम से प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को हटा दिया जाएगा। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस कॉलम पे प्राइमरी की कांस्टेंट लगा हुआ है, क्योंकि 3 कॉलम है ना एम्प्लॉय टेबल में। तो एक रूल ये भी आता है कि एक टेबल में आप एक ही प्राइमरी की कॉलम बनाते हैं, एक से ज्यादा आप बना नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इस कमांड को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि प्राइमरी की कॉलम कौन सा होगा, क्योंकि वो एक ही होगा। लेकिन अगर मैं यूनिक की बात करूंगा, नॉट नल की बात करूंगा, तो वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो उस केस में मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये वाले कॉलम से ये वाली यूनिक की मुझे हटानी है। बट प्राइमरी की के केस में आपको कॉलम का नाम बताने की जरूरत नहीं है, जो भी प्राइमरी कॉलम होगा वहां से प्राइमरी की को हटा दिया जाएगा। हट गई। अब एक बार सर इसका लेआउट दिखाओ। अब देखो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी में प्राइमरी की नहीं, जबकि इससे पहले यहाँ प्राई लिख कर आ रहा था PRI। अब सर ये तो हमने सीखने के लिए करा है, हम तो चाहेंगे कि लगा दो, क्योंकि आगे हम नहीं चाहते गलतियां हो। तो अब अगर मुझे प्राइमरी की फिर से लगानी है इस टेबल में, EMP टेबल में, क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नेम। अभी इससे पहले मैंने आगे लिखा था ड्रॉप, क्योंकि मुझे ड्रॉप करना था, लेकिन अब ड्रॉप थोड़ी करना है, अब तो क्या करना है मुझे, ऐड। ठीक है, ऐड प्राइमरी की ऐड करनी है। अच्छा, अभी अपने आप सोचेगा कि प्राइमरी की किस कॉलम पर लगानी चाहिए, नहीं अपने आप नहीं सोचेगा इस बार, अब हमसे पूछेगा कि बताओ लगानी किस पर है ना, ये आपको पता है। तो ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम पर आपको क्या लगानी है, अपनी प्राइमरी की लगानी है। वापस से डेस्क्राइब करके देखोगे तो ये देखो प्राइमरी की आ गई, यहाँ पर नहीं। क्या चीज दोबारा बोलिए। हम्म। एक बार आप एक काम करिएगा, जो आप कह रहे हैं ठीक है, समझ में आ रहा है वो, कि यहाँ पर यस लिख कर आना चाहिए था, जब हटा दिया है तो नल वैल्यू यस लिख कर आने चाहिए थे। एक काम करिएगा, इसको हटाइएगा, और हटाने के बाद मैं ही कर देता हूँ, ड्रॉप कर दी। प्राइमरी की हट गई, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू अभी भी इसने नहीं लिया। तो एक काम करें फिर, अब इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करें और उसमें एम्प्लॉय आईडी नहीं देते हैं, उसमें एम्प्लॉय आईडी नहीं देते। देखते हैं क्या करता है। देखते हैं क्या आता है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम के नाम लगाने पड़ेंगे, एम्प्लॉय नेम, और दूसरा क्या दिया मैंने, एम्प्लॉय की नहीं, मतलब खाली डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर नॉट नल तो प्राइमरी की के साथ आया होगा ना।
कुछ पहले कहाँ दिया था, चलो कोई बात नहीं। तो अभी मैंने प्राइमरी की हटा दी है, उसके बाद भी डिफॉल्ट वैल्यू को ये मना कर रहा है कि डिफॉल्ट वैल्यू हमारी नहीं आ रही है। तो या तो मुझे क्या करना होगा, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करना पड़ेगा फिर से। प्राइमरी की हटाने के बाद डिफॉल्ट वैल्यू को मुझे फिर से सेट करना पड़ेगा, तब ये डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। ठीक है, तो कैसे डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे अभी मैंने आपको नहीं सिखाया है, इसको सिखाएंगे। चलो वापस से ऐड कर देते हैं। अच्छा वो करके देखें, अ, ये थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में हम चले जाएंगे। 101 तो ऑलरेडी है शायद उसमें, तो 101 को दोबारा इंसर्ट करते हैं। अब क्योंकि प्राइमरी की मैंने हटा दी है ना, तो ये इंसर्ट हो जाना चाहिए फिर, क्योंकि प्राइमरी की तो हटा दी है मैंने, ये तो इंसर्ट हो रहा है। सेलेक्ट, पता है आपने कुछ अपने पैर पे कुल्हाड़ी सी मारी है अभी। 101 यहाँ भी आ गया, 101 ये आ गया, क्योंकि प्राइमरी की आपने हटा दी। डिफॉल्ट वैल्यू फिर भी नहीं ले रहा है, क्योंकि मुझे मुझे उसे भी सेट करना पड़ेगा। अब समस्या क्या आ गई कि जैसे ही आपने ऐसा कर लिया और आपके मन में आया कि प्राइमरी की फिर लगा देते हैं, अब आपके मन की नहीं चलेगी। क्यों क्यों, अब आप लिखोगे अल्टर टेबल ऐड प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी, अभी ऐड ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप उस रूल को ब्रेक कर रहे हैं। मान लीजिए इस कमांड ने अपना काम कर दिया और एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना दिया, तो फिर तो रूल ब्रेक हो गया। 101 यहाँ भी है, 101 यहाँ भी है। तो जिस पॉइंट पर आप अपने कॉलम पर प्राइमरी की ऐड करते हैं, मेक श्योर कि प्राइमरी की जितनी भी बातें हैं वो आपके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में फुलफिल हो रही हो, तभी ऐड होगा, वरना ऐड नहीं होगा प्राइमरी की। तो अभी मैं ऐड करूंगा तो मना कर देगा, बोलेगा ऑलरेडी आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू पड़ी हुई है, तो कैसे ऐड हो जाए प्राइमरी की। ठीक है, देखो कह रहा ऑलरेडी डुप्लीकेट वैल्यू पड़ी हुई है, तो प्राइमरी की ऐड ही नहीं हो सकती। अब क्या करें फिर, अब एक ही रास्ता है, इनमें से किसी एक को हटाओ, तब आपकी यूनिक वैल्यू रह जाएंगी। अब प्राइमरी की आप ऐड कर सकते हो। चलो इसी बहाने एक नई क्वेरी सीखी, क्या कि हटाएं कैसे, क्योंकि रिकॉर्ड को इंसर्ट करना सीखा है अभी हमने, रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना सीखा है, हटाना तो सीखा ही नहीं। अब सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राइमरी की लगानी है इस कॉलम पर तो ये हटाना पड़ेगा। डिलीट, डिलीट फ्रॉम, किस टेबल से डिलीट करना है आपको, रिकॉर्ड ईएम। अच्छा अगर मैं इतना लिखकर एंटर कर दूं, तो इस क्वेरी को कैसे पता चलेगा जो मेरे मन में है कि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ या इसको डिलीट करना चाहता हूँ। ये बात कहीं लिखी है मैंने क्वेरी में? नहीं। तो क्या होगा फिर, सब खत्म, एरर नहीं आएगी, सब खत्म, जितने रिकॉर्ड है सारे खत्म, कुछ नहीं बचा। तो अगर आपने डिलीट फ्रॉम ईएमपी लिख दिया, गलती से भी एंटर की हो गई प्रेस, तो सारे रिकॉर्ड खत्म है आपके, अब कुछ बचेगा नहीं। अब टेबल में 1 लाख रिकॉर्ड, तो 1 लाख खत्म। ठीक है, तो अभी मैंने आपको रिकवरी वाला कुछ नहीं पढ़ाया है, जिस तरह गलती से गलती होगी वापस कैसे आएगा, अभी नहीं है। अभी तो जो हो गया वो हो गया परमानेंट, तो जो भी क्वेरी चल रही है परमानेंट चल रही है, वो रिकवर नहीं है वापस। रोल बैक का कॉन्सेप्ट अभी नहीं सिखाया मैंने आपको। तो रोल बैक भी होता है, क्योंकि ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं हमारे कि गलती से गलती हो जाती है, तो हम नहीं चाहते कि जो हुआ है वो सही है, वापस आ जाओ। तो फिलहाल अब यहाँ पर हमें अगर किसी रिकॉर्ड को फिल्टर करना है, किसी भी रिकॉर्ड को फिल्टर करना है, तो फिल्टर करने के लिए यहाँ पर वेयर नाम से क्लॉज आती है, वेयर क्लॉज या वेयर कंडीशन। ठीक है, जैसे इफ कंडीशन होती है, इसी तरह यहाँ पर एसक्यूएल में क्या होती है, वेयर कंडीशन होती है। वेयर, वेयर के बाद आप उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। कैसे करोगे आइडेंटिफाई, वेयर, किसी कॉलम के बेस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप कह सकते हो वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू सोनू, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, सोनू यहाँ भी हो सकता था, सोनू यहाँ भी हो सकता था,
तो वो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे जो यहाँ कंडीशन से मैच कर रहे होंगे। तो वेयर के आगे आपको एक कंडीशन लिखनी है, और वो कंडीशन जो जो रिकॉर्ड फुलफिल कर रहे होंगे वो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। तो आपको कुछ ऐसी कंडीशन सोचनी है कि जो आप डिलीट करना चाहते हैं वही हो, बाकी अपने बने रहें। और जो कंडीशन आप यहाँ बनाते हैं, इस कंडीशन में आप किसी कॉलम का सहारा लेते हैं। कितने कॉलम है? 3। तो किसी कॉलम का यूज करके या एक से ज्यादा कॉलम का यूज करके आप अपनी कंडीशन बना सकते हैं। तो अभी हम एक ही कॉलम का यूज करके बनाएंगे तो शायद हमारा काम हो जाए। वेयर, बताओ किस कॉलम के बेस पर अगर मैं कंडीशन बनाऊं तो मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही डिलीट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो मिल जाएगा। वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, तो ये बताओ ऐसा करने से कितने रिकॉर्ड डिलीट होंगे? 2 हो जाएंगे ना। तो अभी तो नसीब हमारा सही है कि एम्प्लॉय का नेम सोनू बस एक ही जगह है, बाकी और जगह होता तो डिलीट हो ही जाता। तो अभी एट प्रेजेंट जो पिक्चर दिख रही है उसके हिसाब से एम्प्लॉय नेम सोनू लगाकर भी मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता हूं और ये मेरा अभी भी बचा रहेगा। ठीक है, हमने कहा चलो, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101, चलो ये भी कर देते हैं। हमें सीखना तो ये भी है, सीखना वो भी है जो आप अभी बता रहे थे, और सीखना मुझे ये भी होगा कि नहीं सर नल वाले वैल्यू के हिसाब से डिलीट कर दो, है ना। तो एक एक करके मैं सिखाऊंगा ये, पहले आगे बढ़। तो दो रिकॉर्ड डिलीट हो गए, अब देखो वो दोनों गायब हो गए। तो डिलीट कमांड बहुत सेंसिटिव होती है, अगर आपने कंडीशन नहीं बताई तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। अब जैसे मैं कर देता हूँ, गलती से गलती कर देता हूँ, लेकिन इस टेबल में नहीं करता। डिलीट फ्रॉम EMP2 इसमें कर देते हैं, और इस काम को करने से पहले देख लेते हैं कि EMP2 टेबल में क्या रिकॉर्ड। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब EMP2 के साथ ये एक्सपेरिमेंट करने में हमें डर नहीं लगेगा। डिलीट फ्रॉम EMP2, देखते हैं क्या होता है। एरर आ सकती है, बोलेगा वेयर लगाओ, बिना वेयर के तो बेकार है, फिर क्या हो सकता है सबको। 5 रोज अफेक्टेड, देखें खत्म। सोचो अगर इसमें 1 लाख रिकॉर्ड होते सब गायब हो जाते। तो डिलीट कमांड बहुत सेंसिटिव है। आप 99.99% इसका जब यूज कर रहे होंगे तो वेयर कंडीशन के साथ ही कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसी जरूरत शायद ही पड़ती है कि सर मैं टेबल के सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, फिर भी अगर पड़ जाए किसी की जरूरत तो ऐसा कर सकते। ठीक है सर, टेबल जिंदा है, हमने कहा टेबल एग्जिस्ट करती है, टेबल का डिस्क्राइब तो आप अभी भी कर सकते, टेबल का लेआउट तो अभी भी मिलेगा। टेबल जिंदा है, टेबल के रिकॉर्ड सारे खत्म हो गए, टेबल एग्जिस्ट करती है। सर मैं टेबल को ही डिलीट करना चाहता हूँ, ये टेबल एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो इस नाम से कोई और टेबल नहीं बन पाएगी। अब मुझे इसका कोई यूज करना ही नहीं है, तभी तो मैंने इसके सारे रिकॉर्ड डिलीट करे हैं। तो मैं चाहता हूँ टेबल भी डिलीट हो जाए। तो डिलीट कमांड सिर्फ रोज, जिनको रिकॉर्ड भी कहते हैं, उनको डिलीट करने के लिए यूज होती है। तो डिलीट कमांड से अगर, इंटरव्यू क्वेश्चन, डिलीट कमांड मिनिमम और मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड डिलीट कर सकती है? डिलीट कमांड मिनिमम कितने रिकॉर्ड डिलीट कर सकती है और मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड डिलीट कर सकती है? मिनिमम 1 और मैक्सिमम ऑल, जितने भी हैं। तो ऑल को एन कह सकते हो, 0 to N इसका सही आंसर है, 1 to N इसका गलत आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में ये 1 to N भी लिखा होगा, 0 to N भी होगा। सर 0 रिकॉर्ड कैसे डिलीट हो सकता? हमने कहा देखो, मैं लिखा है यहाँ पर डिलीट फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101। अब ये बताओ, इस एम्प्लॉय टेबल से हम उस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं जहां पर एम्प्लॉय आईडी कॉलम की वैल्यू क्या हो, 101। अब 101 वाला तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं वहां पर, तो ये मना थोड़ी करेगा, एरर आ गई कि भी रिकॉर्ड नहीं मिला।
ये बोलेगा रिकॉर्ड नहीं मिला, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली 0 रोज मिली और हमने 0 रोज को डिलीट कर दिया। यही तो मतलब हुआ इसका हमारा, 0 रोज अफेक्टेड। तो वेयर कंडीशन में आप जो लिखते हैं जरूरी नहीं वो मैच होना ही चाहिए, वो मैच नहीं भी हो रहा है इसका मतलब कि डिलीट कमांड का कोई इफेक्ट फिर नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, 0 to n रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज होता है। ऐसा नहीं होता है, पूरी रो डिलीट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सर एक सेल डिलीट करना है, तो कोई सेल डिलीट नहीं होता है, पूरी रो डिलीट होगी। एक रो, 2 रो, 3 रो, 0 to n रो, कोई सिंगल वैल्यू डिलीट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। स्ट्रक्चर डेटा में सिंगल वैल्यू पे काम नहीं होता है, पूरी रो पे काम होगा, पूरे कॉलम पे काम होगा। अब अगर मुझे टेबल भी डिलीट करनी है, मुझे टेबल को भी डिलीट करना है, तो ड्रॉप नाम की कमांड होती है। ड्रॉप, ड्रॉप और डिलीट में यही डिफरेंस। ड्रॉप से टेबल डिलीट होती है, टेबल डिलीट होगी तो अपने साथ सारे रिकॉर्ड लेकर ही जाएगी, और डिलीट से सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट होंगे, टेबल कभी डिलीट नहीं होगी, टेबल एग्जिस्ट करती रहेगी। ड्रॉप टेबल, टेबल का खत्म। अब ये टेबल नहीं है, अगर आप डेस्क्राइब पे ही लिखोगे तो शायद मना कर दे, बोलेगा टेबल ही नहीं है वाली, तो एक बार चेक कर लेते हैं। मना करता है ये वाली टेबल अब है ही नहीं, क्योंकि आपने क्या कर दिया, इसको ड्रॉप कर। तो अगर मुझे एक टेबल जिसमें अच्छे खासे रिकॉर्ड्स हैं उसको डिलीट करना है, मतलब टेबल को ही डिलीट करना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले सारे रिकॉर्ड डिलीट करके आओ तब टेबल ड्रॉप होगी। आप रिकॉर्ड्स के साथ ड्रॉप क्वेरी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं। अल्टर, अल्टर के साथ ड्रॉप कीवर्ड यूज करा था। अल्टर कमांड थी, इसमें ड्रॉप कीवर्ड आगे लिखा, आगे यूज हुआ था। यहाँ पे ड्रॉप से कमांड बन रही है, शुरू में जो लिखते हैं वो कमांड कहलाती है। तो ड्रॉप कीवर्ड के दो यूज आपने देखे। पहला यूज देखा ड्रॉप कीवर्ड अल्टर के साथ जब यूज हो रहा है, और दूसरा ड्रॉप कीवर्ड को एज ए कमांड की तरह मैं यूज कर रहा हूँ। तो जो शुरू में लिखा जाता है कीवर्ड वो फिर कमांड कहलाता है। तो यहाँ पे ड्रॉप एज ए कमांड यूज हो रहा है, और वहां पर ड्रॉप एज ए कीवर्ड यूज हो रहा है। कहाँ पर ये वेरी करेगा डेटाबेस टू डेटाबेस, किसी डेटाबेस में जो आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी एसक्यूएल क्वेरीज आपको यहाँ सिखाई जा रही हैं, ये 20% वेरी कर जाती हैं डेटाबेस टू डेटाबेस। कहाँ पे शो डेटाबेस में देख लो। चलिए, तो अब अपना ईएमपी टेबल में वापस आ गए। ईएमपी टेबल में प्राइमरी की आई गेस हमने ऐड कर दी है, नहीं। अब ईएमपी टेबल में प्राइमरी की ऐड कर देते हैं। ये, तो वापस से जहाँ थे वहां पर हम आ गए। जी बताइए। सर तो ये टेम्परेरी डुप्लीकेट टेम्परेरी डिलीट होता है या परमानेंट? परमानेंट डिलीट हो गई। और मुझे अगर इसको बाई चांस गलत डिलीट हो गया, मुझे मतलब। तो वो रोल बैक का कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा आपको। रोल बैक, ओके रोल बैक कमांड होती है।
चलिए अब वापस से आते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए मुझे ऐसे रिकॉर्ड को डिलीट करना है जहां पर आपकी सैलरी मिसिंग है, जहां पर सैलरी आपकी मिसिंग है। तो अभी जो डिलीट कमांड सिखाई है उसका यूज करके अगर मुझे उस रिकॉर्ड को डिलीट करना हो जहां पर सैलरी मिसिंग है तो क्या लिखें? डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर, क्या लिखें आगे? एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू नल। अगला इंटरव्यू क्वेश्चन यही है, ठीक है, कि अगर मुझे वो रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यूज आती हैं तो उसकी क्वेरी क्या होगी। तो ऑब्वियसली अगर मैं क्लास को अभी एंड कर दूं और आप इंटरव्यू देने अभी चले जाओ और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नल को हम एक स्पेशल वैल्यू की तरह कंसीडर करते हैं, उसका कंपैरिजन इक्वल टू सिंबल के साथ नहीं होता। अदर वैल्यूज को मैच कराने के लिए इक्वल टू सिंबल का यूज होगा, नल वैल्यू को मैच कराने के लिए इक्वल टू सिंबल का यूज नहीं होता है। चलो देखते हैं जो मैंने बोला, मैंने क्या बोला वो देखते। जीरो रोज अफेक्टेड मतलब कोई रिकॉर्ड डिलीट ही नहीं हुआ, जबकि नल तो यहाँ पर लिखा ही है मैंने। तो सर ऐसा तो नहीं है नल को कोर्ट में लिखना, हमने कहा लिख कर देख लो। अब तो एरर आ गई कि सर वो तो फ्लोट वैल्यू है, ये तो लिख ही नहीं सकते आप। एक बार देखो, ऐसा तो नहीं डिलीट हो गया हो, हम वैसे ही चला रहे हो, ये पड़ा हुआ है अभी भी। स्ट्रिंग तो लिख ही नहीं सकते ना, वो फ्लोट कॉलम है। चलो तो अभी सीखना ही होगा, अदरवाइज तुक्के मारते रहोगे तभी भी आंसर नहीं आएगा। तो नल को कंपेयर करने के लिए इस कीवर्ड आता है, इज। नल एक स्पेशल वैल्यू होती है, नल वैल्यू का कंपैरिजन इक्वल टू सिंबल के साथ नहीं होगा। नल को कंपेयर करने के लिए इस कीवर्ड दिया है, इस कीवर्ड से कंपेयर करेंगे। वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज नल। अब नल चाहे अपर केस में लिखो, चाहे लोअर केस में लिखो, चाहे कैपिटलाइज केस में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कैसे लिख सकते हो। लेकिन थिंग इज कि आपका जो कीवर्ड था वो इज यूज होगा कंपेयर करने के लिए। अब आपका एक रो अफेक्टेड, वन रो डिलीट। चलिए हमने डिलीट कमांड पे काम करना सीखा। डिलीट के साथ हम वेयर का यूज शायद करेंगे ही करेंगे। एक्सेप्शनली ऐसा हो सकता है कि हम वेयर ना लगाएं डिलीट के साथ, अदरवाइज तो हम वेयर लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि डिलीट के साथ ही वेयर लगाते हैं, जब भी आपको रिकॉर्ड फिल्टर करने हैं आप वेयर लगाते हैं। अब रिकॉर्ड फिल्टर करने की नीड कहाँ कहाँ पड़ सकती है? डिलीट करते समय, दूसरी अपडेट करते समय, तीसरा सेलेक्ट करते समय भी। अब अपडेट सीखो, मैंने अभी तक अपडेट आपको नहीं बताया, अपडेट भी सीखो। तो मान लीजिए 102 जो एम्प्लॉय आईडी है उसकी सैलरी मुझे 40,000 करनी है। 102 जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी बढ़ानी है, 25,000 काफी कम है ना, 40,000 उसकी सैलरी करनी है। तो अब यहाँ पर नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में चेंजेस करने हैं। तो जब आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में चेंजेस करते हैं तो ऐसा करने के लिए अपडेट कमांड का यूज होता है। अपडेट कमांड 0 to n रिकॉर्ड्स अपडेट करने के लिए यूज की जाती है। आप अपडेट से सारे रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं, या एक से ज्यादा जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपडेट
EMP, टेबल का नाम EMP, सेट कीवर्ड आएगा और उस कॉलम का नाम सेट के बाद लिखेंगे जिसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, सेट एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू 40,000। ये क्वारी अगर मैं टर्मिनेट करके एंड कर दूंगा तो एरर नहीं आएगी, ये अपना काम करेगी। लेकिन इस क्वारी को ये कैसे पता चलेगा कि मैं किसकी सैलरी को 40,000 करना चाहता हूँ, हमें बताना पड़ेगा। और अभी क्या होगा, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हर रिकॉर्ड में एम्प्लॉय सैलरी कॉलम की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 40,000। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिकॉर्ड को फिल्टर करना है। जब भी रिकॉर्ड को फिल्टर करना होता है क्या लगाएंगे, देयर। ठीक है, बात ना करो यार, बड़ा मुश्किल से पढ़ने का मौका मिलता है, आप उसे गंवा रहे हो। वेयर, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर लिखना है वो कंडीशन जिस कंडीशन के बेस पर हम अपने रिकॉर्ड को फिल्टर करना चाहते हैं। तो वेयर के बाद अपनी कंडीशन में लिख दी, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 102, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी एक ऐसा जरिया है जिससे हम यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि वो प्राइमरी की बना हुआ है। बाकी कॉलम तो डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन कर सकते हैं, तो इसलिए जनरली जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो एक कॉलम प्राइमरी की बनाकर चलते ही हैं, जिससे कि यूनिकली किसी रिकॉर्ड को अगर मुझे कभी ढूंढना हो, सर्च करना हो वेयर लगाते समय, तो हम कर पाए। तो इस वाले क्वेरी का मतलब हो गया, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय सैलरी कॉलम की वैल्यू 40,000 कर दी जाएगी, जहां पर एम्प्लॉय आईडी कॉलम की वैल्यू क्या हो, 102। एक रिकॉर्ड अपडेट हो गया, देखेंगे तो 102 वाले एम्प्लॉय की सैलरी 40,000 हो गई। अब मान लीजिए दिवाली फेस्टिवल आ रहा है और कंपनी के मालिक ने अनाउंस करा 5% सबका इंक्रीमेंट कर दो। 5%, जिसकी जितनी सैलरी है उसका 5% जितना आएगा उतना इंक्रीमेंट कर दो। तो अब यहाँ पर नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने की बात तो नहीं हो रही है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करने की बात हो रही है। तो अपडेट कमांड फिर चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर अब क्या करना है, वेयर नहीं लगाना है। वेयर क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ये ऑपरेशन मुझे सारे रिकॉर्ड के लिए करना है, तो वेयर नहीं लगाएंगे। लेकिन सैलरी की वैल्यू लिखोगे क्या, 5%, हमें क्या पता एग्जिस्टिंग सैलरी किस रिकॉर्ड में क्या चल रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉलम का नेम इनटू 5 डिवाइड बाई 100। तो ये क्या आ गया, 5%। तो ये तो 5% आ गया, 5% को ऐड करके सैलरी बतानी है, तो क्या कर दो, इसमें जोड़ दो EMP, रीडेबिलिटी बेटर हो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख सकते। तो इसका मतलब है हर रिकॉर्ड में सैलरी कॉलम को सेट कर दें, क्या कर दें, एग्जिस्टिंग सैलरी का 5% निकालेंगे प्लस जो एग्जिस्टिंग सैलरी उसको जोड़ देंगे और वही जाके सेट कर देंगे। ऐसा कहाँ करना है, सारे रिकॉर्ड में करना है, क्योंकि हमने वेयर नहीं लगाया। सबकी सैलरी 5% बढ़ गई, इसकी 40,000 थी, 40 का 5% हो गया हमारा 2,000, 42,000 सैलरी हो गई। इसकी थी 80,000, 5% हो गया 4,000, 84,000 हो गई, सबकी बढ़ गई। किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं, मान के चलिए एसक्यूएल आपसे जरूर पूछी जाएगी। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है आज की डेट में जिसमें एसक्यूएल ना पूछी जाती हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक के साथ जाओगे या डेटा एनालिटिक्स में जा रहे हो या कहाँ जा रहे हो। आज एसक्यूएल एक असेंशियल हमारा कॉन्सेप्ट है किसी भी हमारा इंटरव्यू प्रोसेस, इसके बिना कोई इंटरव्यू पूरा नहीं होता है। इसको आप कितना सीरियसली लेते हैं ये आपको ज्यादा तब समझ में आएगा जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे, तब आपको मेरी बातें शायद याद आए कि वो समय तो निकल चुका है ना। बहरहाल मेरा काम बीच बीच में आपको याद दिलाते रहना है, मानना नहीं मानना आपका काम होता है। हमारे पैसे तो मिल चुके हैं, ड्यूकेट ने तो फीस ले ली, अब वो आपको देखना है कि आप उस फीस का कितना फायदा उठा पाते हैं। फिलहाल आज की क्लास इतनी रखते हैं, आगे की जो कमांड्स वगैरह हैं वो कल कल से मतलब नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे, तब मिलेंगे। बोलिए। मैंने सेव कर दिया, मैंने कॉपी करके सेव कर लिया साहब।
कंट्रोल ए कर दिया, एंटर की प्रेस कर दी, कॉपी हो जाता है। कंट्रोल ए के साथ एंटर, कॉपी हो जाएगा। पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है तो राइट क्लिक करो, ऐसे सेलेक्ट कर लो, एंटर की प्रेस कर दो, कॉपी हो जाएगी। मैंने सारा कॉपी करके सेव कर दिया।